नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे हैं तमस उपन्यास। और तमस उपन्यास में हमने कल खंड 4 3 और 4 देखा। खंड 4 में लीजा और रिचर्ड जो है यह घूम रहे हैं और घूमकर वह बातें कर रही हैं, सब कुछ देखा। और आज जो है हम खंड 5 से प्रारंभ करेंगे। 5 से जो भी है आगे जहाँ तक क्लास बनेगी वहाँ तक हम करेंगे। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम खंड 5 से करेंगे, क्योंकि एक 2 दिन तक ऐसे ही चलेगा। 2 दिन के बाद फिर हम एक नए शुरू से एक थोड़ा रफ्तार पकड़ के हम क्लास लेना प्रारंभ करेंगे। 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद फिर हम कहानी निबंध या अन्य दो यूनिट और ये उपन्यास, यह 3 यूनिट एक साथ लेकर हम चलेंगे। कहानी, निबंध, नाटक और ये उपन्यास, ये सब कुछ, क्योंकि वो नाटक छोटे, ये उपन्यास और अन्य गतिविधियों में ही बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। तो यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यहाँ से 5वां खंड प्रारंभ होता है। अंधेरा छनने लगा था, यानी अंधेरा गायब होने लगा था जब प्रभात फेरी की मंडली गलियां गलियां लांघती हुई ईमान दीन के मोहल्ले में पहुंची। ये गांव का वातावरण है। और रास्ते में शेर खान के घर में झाड़ू बेलने, कढ़ाइयाँ और सफाई का अन्य सामान लेकर वे आगे बढ़ने लगे थे। सुबह की रोशनी में उनके थके थके पीले चेहरे साफ नजर आने लगे थे। मेहता जी मेहता जी को छोड़कर लगभग सभी के कपड़े मुचले हुए और मैले थे। बख्शी के सिर पर गांधी टोपी एक ओर से चिपकी हुई थी, मानो सिर पर लादा हुआ कोई बोझ अभी अभी फेंक कर आया हो। शंकर मास्टर रामदास और अजीज ने कंधों पर झाड़ू उठा रखे थे। यानी किन किन लोगों ने कंधों पर झाड़ू उठाए रखे थे? शंकर मास्टर रामदास और अजीज ने कंधों पर झाड़ू उठा रखे थे। देसराज और शेर खान के हाथों में कड़ाहियाँ थी, यानी हाथों में कड़ाहियाँ थी। जनरल लंबा सा बांस उठाने था। दिन की रोशनी में मास्टर रामदास अपने इस हाथ में झाड़ू देखकर सकुचाने लगा था। ब्राह्मण से भी झाड़ू झाड़ू उठवाते हो? गांधी महात्मा जो करो थोड़ा थोड़ा है। हे जी, ब्राह्मणों के हाथ में भी झाड़ू उठवा दिया, यानी ब्राह्मणों के हाथ से ही तुमने हाथ में झाड़ू दिया। और हल्के हल्के हंस दिया। झाड़ू उसने पीठ पीछे कर लिया था। अपने वाक्य का किसी और से भी उत्तर न पाकर उसने तनिक ऊंची आवाज में बख्शी जी को संबोधन करके कहा, मैं नाली साफ नहीं करूँगा, पहले बोल दूँ। यानी यह कौन बोल रहा है? तो यह मास्टर जी बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं नाली साफ नहीं करूँगा, पहले ही मैं बोल देता हूँ। क्यों? तुम्हारी सुरखाब के परे लगे है। यह मेरी उम्र नालियाँ साफ करने की नहीं है। यानी वो कहती कि मेरी उम्र जो है नालियाँ साफ करने की नहीं। क्यों? गांधी जी अपना शौचालय साफ कर सकते हैं, तो नाली साफ नहीं कर सकते? यानी गांधी जी होकर, उतने बड़े महात्मा पिता होकर, उतने बड़े देश नेता होकर शौचालय साफ कर सकते, तो तू नाली क्यों नहीं साफ करता? तू झूठ नहीं कहता, मैं झुक नहीं सकता, मैं झूठ नहीं कहता, मैं झुक नहीं सकता, झुकता हूँ यूँ कमर में दर्द उठता है, मुझे पथरी की शिकायत रहती है। यानी किसको पथरी की शिकायत है यहाँ पर याद रखिए, क्योंकि आजकल ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी मास्टर रामदास को पथरी की बीमारी है, याद रखिए। मास्टर रामदास को पथरी की बीमारी है, याद रखिए। पथरी की शिकायत है, याद रखिए मास्टर रामदास को। गाय के लिए सानी पानी करते हो तो पथरी की शिकायत नहीं उठती। यानी गाय को चारा पानी करते हो तो पथरी तब नहीं याद आती। तिमिरी काम करते वक्त ही तुम्हें पथरी की शिकायत होने लगती है। इस पर शंकर घूमकर बोला, मास्टर जी, हमें प्रचार करना है और सचमुच ही नालियाँ साफ करनी है। नाली में साफ करना, तुम कढ़ाई में कूड़ा उठाते रहना। यानी नाली मैं साफ करूँगा, तुम कढ़ाई में कचरा उठाते रहना। थोड़ी दूर जाने के बाद मंडली एक गली में घुस गई। यह किस रास्ते चल पड़े हो? सहसा पीछे से गुसाई जी ने चिल्लाकर कहा। और मंडली के आगे आगे चलता हुआ देवराज दाएं और
दाएं दाएं हाथ को घूम गया था और उसके पीछे सारी मंडली ही उसी ओर जाने लगी थी। हाँ हाँ, मना कर दो। बख्शी जी ने हामी भरी। सुबह सुबह इन लोगों के नमाज का वक्त होता है, क्या फ़ायदा मस्जिद के सामने से जाने का। यानी सुबह सुबह जो मुसलमान लोगों की मस्जिद का समय होता है, सुबह सुबह उनके सामने जाने से क्या फ़ायदा। ओ कश्मीरी, बख्शी जी ने चिल्लाकर कहा, तुम सब लोग सोए रहते हो, इधर मस्जिद के सामने से जाने को तुमने किसने कहा है। हमें हमेशा अपनी मनमानी करते हो। कश्मीरी लाल रुक गया। शेर खां और देसराज उधर घूम गए, हम भी उधर घूम गए, मगर कोई बात नहीं। बख्शी जी मस्जिद के सामने गाना बंद कर देंगे। यानी वो मस्जिद के सामने जब जाएंगे तो वो कहते कि हम गाना बंद कर देंगे, ऐसा वे कहते हैं। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, देखते नहीं हवा कैसी हो रही है। तुम लौट जाओ, पिछली गली में से होकर सीधे चौक की तरफ चले जाओ, वहाँ से सड़क पार करके ईमान दीन के मोहल्ले में चले जाएंगे। मंडली चौड़ी पड़ी और बाएं हाथ की तंग गली को लांघकर थोड़ी देर बाद ईमान दीन के मोहल्ले के पास जा पहुंची। यह रास्ता प्रभात फेरी के लिए नया था। आमतौर पर शहर के बाहर की पुरानी बस्तियों में कांग्रेस प्रचार के लिए नहीं जाती थी। कमेटी के मैदान को लांघकर जाना यूं भी दूर पड़ता था। ईमान दीन का मोहल्ला कमेटी के मैदान के पार पूर्व की ओर एक, यानी जो कमेटी का कांग्रेस कमेटी का मैदान था, उस कांग्रेस कमेटी के मैदान के दाहिनी ओर मैदान को लांघ कर जाना यूं भी दूर पड़ता था। और ईमान दीन का मोहल्ला, यानी ईमान दीन का मोहल्ला जो था वह कांग्रेस कमेटी के मैदान के पूर्व की ओर, यानी पूर्व दिशा की ओर था। एक सिरे पर था। जगह जगह चरणों के पास मंडली खड़ी हो गई। कश्मीरी लाल ने, जिसके हाथ में तिरंगा था, सिर ऊंचा उठाकर पूरे जोर से नारा लगाया, इंकलाब। जवाब में सभी ने जोश से कहा, जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय। नारे की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के बच्चे भागते हुए घरों के बाहर आ गए। औरतें टाट के पर्दों के पीछे से झांकने लगी। लाल लाले लाले कलगी वाला एक मुर्ग कूदकर कच्ची दीवार के ऊपर चढ़ गया और कुछ देर तक फड़फड़ाने लगा। यानी कि मुर्गा जो था, यानी मुर्गा लाले कलगी वाला, यानी जो तूरा रहता है उसके सिर पर ऐसा लाल, उसको कलगी वाला यानी ये कहा गया है। तो वह मुर्गा आवाज़ लगाता है, कुकड़ू कुक्कड़ कुकड़ू कुडू, ऐसी करके वो आवाज़ लगाता है कि बांग लगाई मानो उसने मोहल्ले की नुमाइश जिंदगी करते हुए नारे का जवाब दिया हो। तुमने तो यह मुर्गा ही अच्छा है, यानी तुमसे तो यह मुर्गा ही अच्छा है। कश्मीरी देखा कैसे रौब से बांग लगाता है। शेर खां बोला, यूँ कश्मीरी किसी से कम है। कश्मीरी कांग्रेस का कुक्कड़ है। यानी कांग्रेस का कुक्कड़ कौन है, तो कश्मीरी लाल जो है वो कांग्रेस का कुक्कड़ है, यानी मुर्गा है। शंकर ने जोड़ा, तू भी सिर पर लाल कलगी लगा ले। कश्मीरी, इसे लाल टोपी ले दो। बख्शी जी फिर बिल्कुल नुक्कड़ की नज़र आएंगे। यूँ कलगी के बगैर यह कुक्कड़ नज़र नहीं आता। यानी बिना तो ऐसे तुर्रे के रहता है, ऐसा इसके सिर पर ऐसा करके तुरा रहता है, ये ऐसा ही कुछ लाल रंग का। तो क्या कलगी के बगैर यह कुक्कड़ नज़र नहीं आता? यह मादा कुक्कड़ है। यानी मादा कुक्कड़, यानी मादा जो कोमड़ी मुर्गी रहती है उसको वो ऐसा कुक्कड़ नहीं रहता, यानी सिर पर वो ऐसा एक तुरा नहीं रहता। तो वो कहता है कि ये मादा कुक्कड़ है, यानी मादा मुर्गी है, कश्मीरी कुकड़ी है। कश्मीरी कुकड़ी है। नगर का हास्य व्यंग ऐसा ही था। मौके बेमौके साथियों के बीच छेड़छाड़ चलती रहती थी। बस आप काम शुरू करो। बख्शी जी चरनी पर लालटेन रखते हुए बोले। अधिकांश घर इकहारे एक मंजिला थे। बहुत से घरों के दरवाज़ों पर टाट के पर्दे लटक रहे थे। सामने खुला मैदान था और मैदान के पार एक दूसरे के समानांतर दो कच्ची गलियां थी। एक गली में नालियां थी पर कच्ची थी,
यानी कि नालियाँ कच्ची थी और दूसरी गली में नालियाँ खोदी ही नहीं गई थी, यानी दूसरी गली में नालियाँ ही नहीं थी। गली में ही माल मवेशी अवैध थे। घरों में से स्त्रियाँ सिर पर एक एक दो दो घड़े रखे पानी भरने जा रही थी। एक जगह एक बालक भैंस के नीचे से गोबर उठा रहा था। नज़दीक ही चरनी के पास दो बच्चे मैदान में एक दूसरे के सामने बैठे सोच कर रहे थे और बतिया रहे थे। तेरी मैं बकरी का दूध पीता हूँ, तू क्या पीता है? यानी वो कहता है कि मेरी टट्टी पतली क्यों आती है, तो वो कहता है कि मैं बकरी का दूध पीता हूँ। मैदान में ही एक और कोने में तंदूर खड़ा था। यहाँ पहुँचकर लगता था जैसे ये लोग गलियों के ही रास्ते किसी गांव में प्रवेश कर रहे हैं। उठाओ बेलचे और तामीरी काम शुरू करो, बख्शी जी ने कहा। मेहता और मास्टर रामदास कहाड़ी लेकर आंगन की ओर बढ़ गए। यानी मेहता और मास्टर जो है वो कूड़ा उठाने के लिए, कचरा उठाने के लिए जो है वह क- कढ़ाई उठाकर चल पड़े। शंकर और कश्मीरी लाल ने बेलचे उठाए उठाए और नाली साफ करने चले पड़े। शेर खां देसराज और बख्शी जी झाड़ू उठाकर आंगन पुआरने लगे। आसपास के लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो जा रहा है। टांगा हाँकने वाला एक छाची अपने घर के बाहर आकर मैदान के किनारे पैरों के बल पर बैठ गया था, पर बख्शी जी को झाड़ू लगाते देखकर वह उठ खड़ा हुआ और लपक कर बख्शी जी के पास जा पहुंचा। क्यों हमें शर्मिंदा करते हो बाबूजी? हमारा घर तुम बुहारोगे। लाइए झाड़ू मुझे दीजिए। यानी एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति सुबह उठकर बैठा है घुटनों के बल पर और वह झाड़ू लगा रहे हैं बख्शी जी, और उसको उसके पास जाकर कहते हैं कि हमारे घर के सामने का कूड़ा कचरा है, तुम साफ करोगे और हमें शर्मिंदा करोगे। बाबूजी हम साफ करते हैं, हमारा घर है, ऐसा वह कहता है। नहीं नहीं, यह हमारा ही काम है, बख्शी जी ने जवाब दिया। नहीं बंदा परवर, कभी यूं भी हुआ है। आप पढ़े लिखे खानदानी लोग हो, हम आपसे झाड़ू लगवाएंगे। तो वह इंसाफ इस्तफार लाइए, मुझे दीजिए, हमें यूं दोजख की आग में धकेलते हो। बख्शी जी को उसका व्यवहार भला लगा। कांग्रेस के प्रचार का असर हो रहा है। उन्होंने मन ही मन कहा, यही तामीरी काम का मतलब है। और क्या कश्मीरी लाल और शंकर बेल से उठाए घरों के साथ साथ जाने वाली कच्ची नाली में से लसा कीच निकाल रहे थे। जब से यानी कीचड़, याद रखिए। जब से नाली खोदी गई थी उसमें से गंदा पानी जमा होता रहा था और अब उसे गहरे नीले रंग के लसलसे कीच का रूप ले लिया था। जितनी मुद्दत यह लसलसा कीच नाली में पड़ा रहा, बदबू नहीं आई। पर जयशंकर और कश्मीरी लाल उसे बेलचीजी से निकाल कर और नाली के किनारे किनारे जगह जगह ढेर लगाने लगे, तो बदबू से नाक फटने लगी और मच्छर नाली पर से उड़ कर चारों ओर फैलने लगे। नाली कुछ नहीं तो फुट भर गहरी रही होगी, यानी नाली केवल फुट भर यानी 12 इंच ही गहरी रही होगी। और उसमें ऊपर तक कीच ही कीच भरा था। ओहो बादशाहो, यह क्या जुल्म करने लगे हो? एक छत की मुंडेर के पीछे खड़ा रंगी हुई दाढ़ी वाला कोई बुजुर्ग बोला। यानी एक रंगी हुई दाढ़ी वाला बुजुर्ग बोला कि हे बादशाह, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम नाली से कीचड़ निकाल रहे हो और उसकी बदबू हमारे घर में आ रही है। इधर बीमारी फेंक जाओगे तो उठाएगा कौन? नाली में पड़ा रहने दो तो कम से कम एक जगह पर बना तो रहता। अब इसके जगह ढेर लगा जाओगे, पहले से भी ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी। बख्शी जी दूर से यह काम देख रहे थे, यानी बख्शी जी दूर खड़े थे और देख रहे थे। कमर सीधी करके खड़े हो गए। उन्हें शंकर और कश्मीरी लाल पर गुस्सा आया। ये जवान लोग कभी नहीं समझेंगे, यानी यह जवान लोग कभी नहीं समझेंगे। वह बुदबुदाए, तामीरी काम का यह मतलब तो नहीं कि सचमुच नालियाँ साफ करने लगे जाओ। इसका इसका तो
मतलब है कि लोगों का ध्यान सफाई की ओर दिलाओ, यानी सचमुच नालियाँ मत साफ करो, लोगों का ध्यान उस गंदगी की ओर ले जाओ ताकि वो भी वो गंदगी साफ करने में लग जाए। और देश की आज़ादी की ओर पर बुजुर्ग अपना सुझाव दे चुकने के बाद मुंडेर पर से हट गया था और बख्शी जी फिर आंगन बुहारने में लगे थे, यानी झाड़ू लगाने में। तभी सामने वाली गली में से एक सफ़ेद रीश बुजुर्ग निकला, हाथ में तस्बीह पकड़े हुए था। ज़ाहिर है मस्जिद की ओर जा रहा है, यानी तस्बीह यानी जो वह उनका धार्मिक ग्रंथ, और वह ऐसा लग रहा था कि वो मस्जिद की ओर जा रहा था। स सफ़ेद सलवार, सफ़ेद कुर्ता, ऊपर खुले नए तर्ज की बास्कट और सिर पर मुर्शदी लुंगी पड़ने पहने था। चाल ढाल से ही लगता था कि कोई मजहबी आदमी है, यानी चाल ढाल से कोई मजहबी आदमी है लग रहा था। इन लोगों को झाड़ू लगाते और नालियाँ साफ करते देखकर रुक गया। फिर रामदास की ओर देखकर, जो झाड़ू हाथ में लिए घूम धूल मिट्टी में भूतना बना बना खड़ा था, बुजुर्ग बोला, यानी बुजुर्ग बोला, वो झाड़ में हाथ में झाड़ू लिए ही खड़ा था। हम लोगों पर एहसान का बोझ लादने आए हो। पर वह पर वह उसके सेवा भाव से प्रभावित हुआ जान पड़ता, और कि आफरीन है, वाह वाह। और उसकी आंखें आंगन और गली और नाली पर लगे एक एक कार्यकर्ता की ओर जाने लगी। खुश रहो, वाह वाह, कैसी नेक दिल दिल पाया है, यानी कहते कि कैसा नेक दिल पाया है, वाह वाह, खुश रहो, आप आफरीन है। वह बार बार कहता जा रहा था। हम क्या सफाई करेंगे करेंगे बुजुर्ग वारम, हम कितना कुछ कर सकते हैं। बख्शी जी बुजुर्ग को बोलता देखकर झाड़ू उठाए उसके पास चले आए थे, पर बुजुर्ग ने समझ जाते हुए कहा, मतलब गलियां साफ करने से नहीं, इसके पीछे जो जो जज्बा काम कर रहा है वह बहुत ऊंचा है। अफरीन, सद सद अफरीन, अफरीन, सफ़ेद रीश, बुजुर्ग ने कहा, और धीमी गति से चलता मुस्कुराता हुआ मोहल्ले में से निकलकर मस्जिद की ओर जाने लगा। बख्शी जी को उसके मुंह से तिमरी काम की तारीफ सुनकर सुहानी खुशी हुई। उन्हें लगा जैसे जैसे आज का तामीरी काम सार्थक हो गया। वह देखो मेहता जी और आजीज की तरफ शेर खान के यानी वह देखो आजीज और मेहता जी और आजीज की ओर कैसा शेर खान ने हंसकर कहा। दोनों ने झाड़ू को हाथ तक नहीं लगाया। मेहता जी को तो अपने कपड़ों का ख्याल है। बख्शी जी ने घूमकर देखा, बड़े साफ सुथरे हाथों से मेहता एक एक कंकड़ उठाकर कहाड़ी में डाल रहा था, सजा रहा था। तर्जनी और अंगूठे से एक एक कंकड़ उठा था और कहाड़ी के पास जाकर बड़े करीने से उसमें डाल देता। दूसरी ओर रामदास था, जिसकी मूछों और बालों पर अभी से मिट्टी की तह जमने लगी थी। आसपास बच्चों के अलावा बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे, यानी आसपास बच्चे भी थे और उसके अलावा बहुत सारे लोग देख रहे थे। टाट के पर्दों के पीछे से अनेक लड़कियां और औरतें छतों पर जगह जगह खड़े मर्द तिमिरी का काम प्रदर्शन देख रहे थे। जर्नल, जो अभी तक लंबा बांस हाथ में उठाए चरनी के पास खड़ा था, चलता हुआ नाली साफ करने वालों के पास जा पहुंचा। नाली खोलने की ज़रूरत है, यानी नाली खोलने की ज़रूरत है, बांस लगाओ, उसने फौजी अंदाज में कहा। आसपास खड़े लोग हंस दिए। यह तिमिरी काम बकवास है। शक्कर ने कमर सीधी करते हुए कश्मीरी लाल से कहा, नालियाँ साफ करने से स्वराज्य नहीं मिलेगा। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। शंकर कहता है कश्मीरी लाल से कि नालियाँ साफ करने से स्वराज्य नहीं मिलेगा, स्वतंत्र नहीं मिलेगा। शंकर और कश्मीरी दोनों पसीना पसीना हो रहे थे। नाली के किनारे ये तीन जगह पर कीच के ढेर लगा चुके थे। बहुत बकबक नहीं किया कर शंकर बख्शी जी ने, जो अब गली के बीचों बीच झाड़ू उठाए रखे खड़े थे, शंकर का वाक्य सुन लिया था। तेरे भंगे में बहुत अक्ल आ गई, यानी तेरे दिमाग में बहुत अक्ल आ गई है। बापू तो नालायक है, न जो हम सबको चरखा काटते और तामीरी काम करने को कहते हैं, यानी बापू यानी गांधी जी कहते हैं। कर तो रहा हूँ,
तिमिरी काम ही कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, पर यह बकवास। बख्शी जी सुबह सुबह शंकर के मुंह नहीं लगना चाहते थे, क्योंकि वह बड़ा मुंह फटा आदमी था। यानी शंकर जो था, कौन मुंह फटा है, शंकर जो था वो मुंह फटा था, कुछ भी बोल देता था। फिर भी उसमें उससे नहीं रहा गया। कुछ समझा कर शंकर, यह हमारी देशभक्ति का चिन्ह है, इस तरह हम गरीबों के स्तर उतर जाते हैं। क्या गरीबों में काम करने जाओगे तो पतलून पहन कर जाओगे, झाड़ू लेकर या खादी पहन कर जाते हो तो लोग तुम्हें अपना समझते। यानी तुम यदि कपड़े पहन कर जाओगे या खादी पहन कर जाओगे तो लोग तुम्हें अपना समझेंगे। जब से तिमिरी काम करने लगे हो, आंदोलन ठप हो गया है। शंकर ने कहा, लगाओ झाड़ू और कातो चरखे। और उसने एक और बेलचा कीच से भरकर ढेर पर डाल दिया। तभी जनरल ऊंची आवाज में बोला। जनरल ऊंची आवाज में बोलता है, तुम गद्दार हो। यानी ये जनरल बोलता है कि तुम गद्दार हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कम्युनिस्ट हो। बस बस जनरल, बख्शी जी ने झट से कहा। जनरल बोलने लगेगा तो एक और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, उसे रोका। पानी नामुमकिन हो जाएगा। तुम तो तुम तो भो शंकर, वक्त बे वक्त अपनी हाँकने लगते हो। यह कोई जगह है बहस करने की? यानी ये कोई जगह है बात करने की, बहस करने की? ये तो काम की जगह है, काम करो। उसी वक्त एक आदमी कमेटी के मैदान की तरफ से भागता हुआ आया और शेर खां के घर की गली लांघकर एक और खड़े मोहल्ले के कुछ लोगों के पास जा पहुंचा और उसके साथ खुस-फुस करने लगा। उसने काले रंग की बास्कट पहन रखी थी और बड़ा उत्तेजित लग रहा था। यूँ तो इस तरह भागकर आना मामूली सी बात थी, मगर वह जिस ढंग से भागता हुआ आया, वह आसपास खड़े लोगों को अनूठा। यानी वह एक भागते हुए आना एक मामूली बात थी, लेकिन देखने वालों को तो लगता ही है कि वह क्यों भागता हुआ आया, वो धीरे धीरे भी आ सकता था। देखते ही देखते इधर उधर खड़े लोग वहाँ से हटने लगे। केवल छोटे छोटे बच्चे वहाँ खड़े रह गए। फिर पलक मारते ही टाट के पर्दे के पीछे से स्त्रियाँ हट गई। एक स्त्री लपक कर बाहर आई और शौच करने वाले दो बच्चों में से एक की बाह पकड़कर उसे घसीटती हुई घर के अंदर ले गई। सख्ता सा छा गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैरान थे कि क्या बात हुई है। यानी वह कांग्रेस वाले लोग जो थे वह आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि क्या बात हो रही है, यह उथल पुथल क्यों मच रही है। तभी वहीं सफ़ेद रीछ जो हाथ में तस्बीह पकड़े आफरीन आफरीन कहते मुस्कुराते हुए यहाँ से गए थे, लौटते दिखाई दिए। यानी जो आफरीन आफरीन करते हुए मस्जिद की ओर जा रहे थे, वह लौटते हुए आकर देखे। मैदा और बख्शी जी साथ साथ खड़े थे और अनुमान लगा रहे थे कि क्या बात हुई है जो आनन फानन लोग वहाँ से हट गए हैं। उनका मन हुआ कि बुजुर्ग के पास जाकर उनसे पूछे कि क्या मामला है। हाथ में तस्बीह झुलाता हुआ सफ़ेद रीछ उसके पास जाकर खड़ा हो गया। क्षण भर वहाँ ठिठका खड़ा रहा, फिर छूटते ही बोला, आप साहिबान यहाँ से चले जाइए। यानी वो शफरी जो गया था मस्जिद में, वो कहता है कि आप यहाँ से साहिबान चले जाइए, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। कहते कहते उसकी आवाज़ ऊंची हो गई और ठुट्टी काँपने लगी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जैसी बख्शी जी और मेहता जी को ही संबोधन करके कह रहा था। अन्य कार्यकर्ता लपक कर पास आ गए। उठ जाइए यहाँ से, बुजुर्ग बोले जा रहा था। बस हो चुका, आपको करना था, सुन रहे हैं आप। यानी आपको जो करना था आपने किया, आप सुन रहे हो, चले जाइए। उसकी आवाज़ काँपने लगी थी। खंजीर के बच्चों, यहाँ से चले जाओ, वह चिल्लाया और कदम बढ़ाता हुआ वहाँ से चला गया। चारों ओर चुप्पी छा गई। बख्शी जी और मेहता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बख्शी जी ने सोचा मुमकिन है शंकर या कश्मीरी लाल ने, जो अक्सर अक्सर उलझ उलून बकते रहते हैं, किसी से कुछ कह दिया। यानी शंकर और कश्मीरी लाल ने किसी से कुछ कहा, ऐसा बख्शी जी को इसको लग रहा है, जिससे मोहल्ले वालों को बुरा लगा है। मगर यह आदमी तो बाहर से आया था। पहले यहाँ से जाते समय तो शांत गया, दुआएं देते गया, लेकिन आप तो वह चिल्लाते हुए आया है, हमारी तारीफ करता गया था। आप क्या हो गई है तो इतना बौखला गया।
तभी एक उड़ता हुआ पत्थर आया और बख्शी जी के पास आकर गिरा। यानी तभी एक उड़ता हुआ पत्थर किसी ने फेंका और वह बख्शी जी के पास आया। पत्थर उड़ता नहीं है, फेंका किसी ने और वो हवा में से आकर बख्शी जी के पास आकर गिरा। कश्मीरी लाल और शंकर हतबुद्धि से बख्शी जी की ओर देखने लगे। क्या बात है? मास्टर रामदास ने पास आकर पूछा। यानी मास्टर रामदास ने पास आकर पूछा कि क्या बात है, ऐसा माहौल क्यों बदल गया? चलो यहाँ से चलो, यहाँ कोई गड़बड़ है, बख्शी ने कहा। हाँ, यहाँ पर आना ही भूल थी। कहाँ है देसराज जो हमें इधर ले आया? मगर देसराज वहाँ पर नहीं था। किसी की मालूम नहीं था कि वह कब वहाँ से खिसक गया। यानी देशराज यहाँ से कब गया किसी को मालूम नहीं था और देशराज ने ही इस मोहल्ले में इनको लाया था। कोई शरारत है, ज़रूरी कोई शरारत है। यानी कहते हैं कि कोई शरारत है यहाँ, ज़रूरी कोई शरारत है, यहाँ से चलो। दो तीन पत्थर एक के बाद एक उड़ते हुए आए। एक पत्थर सीधा रामदास के कंधे पर लगा। यानी किसके कंधे पर पत्थर लगा? तो रामदास के कंधे पर एक पत्थर लगा। निकल चलो यहाँ से, यहाँ ठहरो नहीं। कार्यकर्ताओं की मंडली हड़बड़ाकर वहाँ से निकलने लगी। ऊंचा बांस हाथ में उठाए जनरल चिल्लाया, तुम सब बुजदिल हो। मैं तुम में से एक एक को जानता हूँ। मैं यहाँ तिमिरी काम करके जाऊँगा। इस पर बख्शी जी ने कड़क कर फौजी हुक्म सुनाते हुए जनरल से कहा, झंडा संभालो जनरल। कहाँ है झंडा? जनरल फौरन अटेंशन हो गया और चप्पलें घसीटता चरनी के पास रखे झंडे को उठाने चला गया। तभी दो पत्थर एक के बाद एक उड़ते हुए आए और चरनी पर गिरा। दूसरा जहां जनरल खड़ा था जमीन पर पड़ा। उसके पास ही तीन आदमी सामने से गली लांघकर आए और गली के सिर पर खड़े हो गए। मंडली के लोग चुपचाप वहां से निकलने लगे। कश्मीरी लाल ने जनरल के हाथ से झंडा ले लिया। मेहता ने जमीन पर रखी कहाड़ी वही उलट दी जिसमें वह कंकड़ बटोरता रहा था और खाली कटहरी उठाए मैदान पार करने लगा। बख्शी जी के हाथ में लालटेन झूल रहा था पर उसकी गर्दन झुकी हुई थी। बेलचे के कढ़ाइया शेर खात के घर में रख दे। मास्टर रामदास ने बख्शी से पूछा, आप जैसे हो चलते आओ, यहाँ पर रुको नहीं। कश्मीरी लाल ने घूमकर देखा। गली के सिर पर अब तीन की जगह 5 आदमी खड़े थे। यानी पहले 3 खड़े थे, अब 5 खड़े हो गए। मैदान के पार कुछ लोग आकर खड़े हो गए थे और उसकी ओर देखे जा रहे थे। मोहल्ले में से निकलकर वह कुतुद्दीन की गली में घुसे तो नानबाई की दुकान पर भी उन्हें वैसा ही दृश्य देखने लगा। यानी किसकी दुकान है? नानबाई की दुकान है, याद रखिए। वैसा ही दृश्य देखा। 3 आदमी जो नानबाई की दुकान के सामने यानी नानबाई की दुकान के सामने 3 आदमी खड़े थे। घूमकर इन लोगों की ओर घूर कर देखने लगे मगर इनमें से बोला कोई नहीं। कहीं कोई गड़बड़ है? बख्शी ने मेहता जी से कहा। यानी बख्शी जी ने मेहता जी से कहा कि कहीं कोई गड़बड़ है। क्या मालूम कश्मीरी क्या या शंकर ने मोहल्ले की किसी लड़की वड़की को छेड़ा। यानी कश्मीरी लाल ने या शंकर ने किसी मोहल्ले के लड़की को किसी को छेड़ा हो। आपने भी तो कांग्रेस में लोफर भर्ती कर रखे हैं। यानी ये कौन कहता है? यह बख्शी जी मेहता से कहता है, आपने भी तो कांग्रेस में लोफरों को भर्ती किया है। कैसी बातें कर रहे हो मेहता जी? कश्मीरी तो सारा वक्त नाली साफ करता रहा था, यहाँ कोई दूसरी बात जान पड़ती है। मोह मोहयालों की गली में मुड़ने पर उन्हें 3-4 आदमी गली के सिर पर खड़े नजर आए। कहाँ जा रहे हो बख्शी जी? बख्शी जी उधर नहीं जाओ। एक लंबे कद के मोहयाद व्यक्ति ने जो बख्शी जी का परिचित था आगे बढ़कर कहा। क्या बात है? यानी वह जो लंबा व्यक्ति वो कहता है उसके मैं बख्शी जी कहती क्या बात है? वह उधर मत जाओ, कुछ बताओ तो हुआ क्या? यानी बख्शी जी कहती कि बताओ क्या हुआ? इस वक्त तक कश्मीरी जनरल और मास्टर रामदास की बख्शी और मेहता के पास पहुंच चुके थे। उधर गली के बाहर देखो। यानी वो कहती कि उधर गली के बाहर देखो। बख्शी जी ने सामने की ओर देखा। गली के बाहर सड़क के पार एक मस्जिद थी जिसे केलों की मस्जिद कहा जाता है। यानी गली के बाहर बख्शी जी ने सामने की ओर देखा।
गली के बाहर यानी गली के बाहर सड़क के पार एक मस्जिद थी और उस मस्जिद को केले की मस्जिद कहा जाता था। याद रखिए। क्या है? आपको कुछ नज़र नहीं आया? मस्जिद के दरवाजे के नीचे सीढ़ी की ओर देखिए, यानी आपको कुछ नज़र नहीं आया? मस्जिद की ओर देखिए, सीढ़ी की तरफ। मस्जिद की सीढ़ी पर कोई काली काली चीज़ पड़ी थी। कोई आदमी सूअर मारकर फेंक गया है। वह कहते बख्शी जी ने मेहता के चेहरे की ओर देखा। देखा भानो कह रहे हो? देखा। मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ है, यानी मैंने कहा था ना कोई यहाँ पर गड़बड़ है। सभी ने घूमकर उस ओर देखा। मस्जिद की सीढ़ी पर एक काले रंग का बोरा सा रखा नजर आया, जिसमें से दो टांगे बाहर को निकली हुई थी। मस्जिद का हरे रंग का दरवाज़ा बंद था। लौट चलो, यहीं से लौट चलो, मास्टर रामदास ने धीरे से कहा। आँख थू आँख तो कश्मीरी लाल ने सुअर की ओर देखकर कहा और मुंह फेर लिया। बख्शी जी यहीं से लौट चले, आगे मुसलमानों का मोहल्ला है। रामदास ने फिर कहा। किसी ने शरारत की है। मेहता बुदबुदाया, यानी वो मेहता कहता है कि किसी ने ये शरारत की है, किसी ने ये शरारत की है। आपको पक्का मालूम है कि सुअर ही है? मेहता जी बोले, यानी मेहता जी बोलते हैं कि आपको पक्का मालूम है कि यह सुअर ही है? क्या मालूम कोई और जानवर हो? यानी आपको पक्का मालूम है कि ये सुअर ही है, तो वो कहती है कि क्या मालूम कोई और जानवर भी हो सकता है। कोई और जानवर होगा तो मुसलमान इतना बिगड़ेंगे? बख्शी जी ने खींच कर कहा। यानी बख्शी जी कहती कोई और जानवर होता तो मुसलमान इतना क्यों चिढ़ जाते थे। जनरल भी अपनी घनी बाहों के बीच छिपी छोटी छोटी आंखें मस्जिद की ओर गाड़े खड़ा था। छूटते ही बोला, अंग्रेज़ ने फेंका है, यानी वो देखकर बोला कि अंग्रेज़ों ने फेंका है। उसके नथुने फटने लगे और वह फिर से चिल्लाकर बोला, अंग्रेज़ी शरारत है, मैं जानता हूँ। यानी जनरल कहता है कि यह अंग्रेज़ों की शरारत है, मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, जनरल, अंग्रेज की ही शरारत है, मगर इस वक्त तुम चुप रहो। बख्शी जी ने उसे समझाते हुए कहा। पिछली गली में से घूम जाए, मास्टर रामदास ने फिर कहा। पर आपकी बार जनरल उस पर बरस पड़ा, यानी जनरल बरस पड़ा। तुम बुज़दिल हो, यह अंग्रेजी शरारत है, मैं उसका भंडाफोड़ करूंगा। यानी जनरल कहता है कि यह अंग्रेज़ों की शरारत है, मैं उसका भंडाफोड़ करूंगा, मैं उसका खुलासा करूंगा। इस पर मेहता जी ने झुककर बख्शी जी के कान में कहा, इस पागल को साथ क्यों लाए हो? यह सभी को मरवाएगा। निकालो इस कांग्रेस में से, यानी जनरल को कहते हैं। सड़क पर गाहे बगाहे कोई मुसलमान गुजरता और मस्जिद की सीढ़ी पर आंख पड़ते ही पहले तो घूमकर देखता, फिर मुंह फेर लेता और बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ जाता। सहसा सामने वाली सड़क पर एक टांगा सर पर दौड़ता हुआ निकल गया, जिसके बाद मस्जिद की बगल में से भागते कदमों की आवाज़ आई। सड़क के पार बाई और बैठने वाले कसाई ने टंगे हुए बकरे पर कपड़ा चढ़ाकर दुकान पर ताक चढ़ा दिया, यानी दुकान बंद कर दी कसाई ने। मोह मोहयालों की गली में घरों के दरवाजे बंद होने लगे। बख्शी जी ने घूमकर देखा, मास्टर रामदास सड़क गया था और दूर गली के सीढ़ी की ओर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर थोड़ी दूर पर उसके पर थोड़ी दूरी पर उसके पीछे अजीज़ और शेर खां भी चले जा रहे थे। गली में जगह जगह दो चार लोगों की टोलियाँ खड़ी थी। आप यहाँ से निकल जाइए बख्शी जी, यहाँ आप लोगों के रहने से इश्तिआल बढ़ेगा। बख्शी जी के मोहहाया मित्र ने समझाती हुई कहानी बख्शी जी को समझा रहे उनके मित्र कि तुम यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर रहोगे तो ज़्यादा जो है मसला बढ़ जाएगा। बख्शी जी ने उस आदमी की ओर देखा, फिर कश्मीरी लाल से बोला, झंडा बांस में से निकाल कर तह कर लो, यानी तह कर लो, यानी उसकी घड़ी कर लो, छुपा लो। फिर मोहहाया सज्जन से बोले, इस सुअर की लाश को तो यहाँ से हटा दे। जितनी देर लाश वहाँ पड़ी रहेगी तनाव बढ़ेगा। यानी वो बख्शी जी कहते हैं कि उस सज्जन से कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सुअर की लाश यहाँ से हटा लो, नहीं तो देखने वाले वह गुस्सा कर जाएंगे। आप सुअर की लाश को उठाएंगे? और मोहहाया ने हैरान होकर कहा, यानी आप सुअर की लाश को उठाएंगे? आपको तो मैं समझता हूँ उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ। मेहता जी बोले, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, इससे मामला बिगड़ सकता है। पर यहाँ से निकल जाएंगे
तो मामला नहीं बढ़ेगा। क्या मुसलमान लोग इस लाश को यहाँ से हटाएंगे, यानी सूअर की लाश को? वे नहीं हटाएंगे तो किसी भंगी जमादार का इंतज़ाम करेंगे। वह हर सूरत हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। बख्शी ने अपने हाथ का लालटेन एक घर के चबूतरे पर रखा और मेहता की ओर देखकर बोला, मेहता जी, आप क्या कर रहे हैं? हम चुपचाप यहाँ से निकल जाए और तालाब से बढ़ने दे। अपनी आंखों से न देखा तो दूसरी बात थी। कश्मीरी लाल और जनरल को संबोधन करके बोले, तुम आ जाओ मेरे साथ, और गली में से निकलकर मस्जिद की ओर जाने लगे। कश्मीरी दुविधा में पड़ गया, जाए या न जाए। ईमान दीन के मोहल्ले में पत्थर पड़े थे, यहाँ पर न जाने कोई क्या पड़े। यानी वो डर रहे हैं कश्मीरी लाल कि वो कहते हैं कि उधर पत्थर पड़े थे, यहाँ कुछ हथियार भी पड़ सकते हैं। उसने माथे पर पसीना आ गया। उसने झंडे का बांस दीवार के साथ खड़ा कर दिया और वही ठिठका खड़ा रहा। टांगे में लर्जिश सी होने लगी, पर उस वक्त तक जनरल और बख्शी जी सड़क पार कर चुके थे। थोड़ी ही देर तक कश्मीरी वही ठिठका खड़ा रहा, फिर वह भी उसके पीछे पीछे गली में से निकल आया। सड़क पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। अमोह हया सज्जन जा चुके थे, केवल मेहता जी वहाँ खड़े थे। उसे लगा जैसे सारी गली सुनसान पड़ गई है। बाएं हाथ सड़क के किनारे 3-4 दुकानें थी, सभी बंद पड़ी थी। दाएं हाथ दूर कुएं के पास दुकानों की कतार थी, वहाँ भी दुकानें बंद थी, और कुछ लोग कुएं के पास गांठ सी बनाए खड़े 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 इसी ओर देख रहे थे। उसे भास हुआ जैसे छज्जों पर जगह जगह लोग खड़े हैं, लेकिन घरों के दरवाजे बंद हैं। सबसे पहले इस सूअर की लाश को यहाँ से हटाए, बख्शी जी कह रहे थे। हर काले रंग का सूअर था। कोई उस पर बोरा डाल गया था, पर बोरे के नीचे से उसकी टांगे, थुतनी और पेट का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। थुतनी यानी उसका जो सूंड जैसा रहता है, वह मुंह उसका नजर आ रहा था, यानी आ रहा था। मेहता जी अभी भी गली में दीवार से लग कर खड़े थे। वह अभी भी असमंजस में थे। सूअर वहां से हटाने में जोखिम तो थी ही, लेकिन साथ में उजले खादी के कपड़े गंदे हो जाने का भी डर था। बख्शी जी और जनरल ने सूअर को टांगों से पकड़ा और उसकी लाश घसीट कर मस्जिद की सीढ़ी पर से उतार दी। यानी किन किन लोगों ने सूअर की लाश उठाई? तो बख्शी जी और जनरल ने सूअर की लाश उठाई, उसकी टांगें पकड़ी और घसीटते हुए मस्जिद की सीढ़ी पर से उतार दी। फिर उसे घसीटते हुए सड़क के पार ले जाए और ईंटों के एक ढेर के पीछे ढकेल दिया। किसने? बख्शी जी ने और जनरल ने। अभी तो इसे यहीं पर रखो, मस्जिद का दरवाज़ा तो खुले, मस्जिद की सीढ़ी को धो देते हैं। बख्शी जी ने कहा। नहीं, बख्शी जी कहते कि मस्जिद की सीढ़ी को धो लेते हैं। और कश्मीरी लाल बोले, तुम जाओ। कश्मीरी लाल इधर पीछे भगियों के डेरे में चले जाओ, वहाँ म्यूनसिपैलिटी के भंगी रहते हैं। देखो, अगर 2 भंगी अपना ठेला ले आए तो इसे उठवा देते। यानी 2 भंगी यदि उनका ठेला ले आते हैं तो उस सूअर की लाश को दे देते हैं। तभी कुएं की ओर से किसी के भागते कदमों की आवाज़ आई। तीनों ने घूमकर देखा, एक गाय भागती आ रही थी। यानी कुएं की ओर से कोई भागती हुई कदमों की आवाज़ आई दौड़ते हुए, और देखा तो ये गाय भागती हुई आ रही थी। उसके पीछे पीछे एक आदमी सिर पर मुंडासा बांधे और हाथ में डंडा लिए गाय के पीछे पीछे भागता हुआ, यानी वो गाय को मारने के लिए आ रहे थे, उसे हाके लिए जा रहा था। उसकी छाती खुली थी और गले में ताबीज झूल रहा था। यानी वो मुसलमान था। ताबीज यानी मुसलमान। चिकनी चिकनी खाल वाली बादामी रंग की गाय, यानी गाय का रंग कौन सा था? बादामी था, और चिकनी खाल वाली गाय थी। मोटी मोटी चकित सी आंखें, डर के मारे उसकी पूंछ उठी हुई थी। लगता जैसे रास्ता भटक गई है। तीनों ठिठक गए। मुंडासे वाले आदमी ने मुंह लपेट रखा था। गाय को हाँकता हुआ वह सड़क पर से गुजरा और फिर उसे दाएं हाथ एक गली की ओर ले गया। बख्शी जी देर तक ठिठके खड़े रहे, फिर धीरे धीरे बोले, लगता है शहर पर
चीलें उड़ेगी। यानी बख्शी जी कहते हैं कि लगता है शहर पर चीलें उड़ेगी। आसार बहुत बुरे हैं, यानी आसार जो लक्षण है बहुत बुरे हैं, और उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा पीला और गंभीर लगने लगा। किसका? बख्शी जी का। साप्ताहिक उत्संग की समाप्ति से पहले पुण्य आत्मा वानप्रस्थ जी सदा की भांति मंत्र पाठ करने लगे। इस मंत्र पाठ को वहाँ सत्संग रूपी यज्ञ की अंतिम आहुति कहा करते थे। गिने चुने इन विशिष्ट मंत्रों तथा श्लोकों में भारतीय संस्कृति का सार पाया जाता था, और वर्षों के आग्रहों के बाद वानप्रस्थ जी ने सभी सभासदों में से ये मंत्र कंठस्थ करवा दिए थे। वेदी पर बैठे बैठे ही बैठे आंखें बंद कर हाथ जोड़ और सिर नवाकर वानप्रस्थ जी मंत्र उच्चारण करने लगे। कौन से मंत्र थे यहाँ पर? तो देखते ही है। सर्व सर्वे भवतु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यातु सा कश्चित् दुख भाग भवेतु। यह कौन मंत्र उच्चारण कर रहा है? तो इसका उच्चारण जो है वानप्रस्थ जी कर रहे हैं, याद रखिए। सारे सत्संग में अकेले वानप्रस्थ जी ही थे जो संस्कृत के ज्ञाता थे। यानी संस्कृत के ज्ञाता कौन थे? तो वानप्रस्थ जी यही अकेले संस्कृत के ज्ञाता थे, संस्कृत जानते थे। उन्होंने सभी वेद वेदांग पढ़े थे। यानी किसने सभी वेद वेदांग पढ़े थे तमस उपन्यास में? तो वानप्रस्थ जी ने पढ़े थे। इसलिए जब वह पढ़ते तो कभी उच्चारण में भूल नहीं होती थी, बल्कि लगता एक एक शब्द शब्द पूरी समझबूझ के साथ दिल की गहराइयों में निकल रहा है। उपनिषद के श्लोक के बाद उन्होंने गीता के 2 श्लोक पढ़े। यानी पहले जो उपयुक्त शुल्क थे श्लोक थे वह गीता के थे, और आप उपनिषद के थे, और आप ये गीता के श्लोक है। अपूर्ण मानसम अचल प्रतिष्ठम, सभासद साथ साथ गुनगुनाने लगे। कुछ लोग उच्चारण में पीछे छूट गए। इस कारण वानप्रस्थ जी के पढ़ चुकने के बाद भी सभा में कुछ देर तक गुनगुनाती आवाजें आती रही। अंत में शांति पाठ हुआ और सारा हॉल हॉल पुरुष स्त्रियों के कंठ से गूंजने लगा क्योंकि शांति पाठ का मंत्र सभी को कंठस्थ था। यानी कौन सा मंत्र सभी को कंठस्थ था? तो शांति पाठ का मंत्र सभी को कंठस्थ था, मुखगत था। वह मंत्र था ओम धो शांति पृथ्वी शांतिरापम, शांति रोपाद्रम शांति वनस्पति। यह मंत्र था किसका? शांति पाठ का। सचमुच ऐसा जान पड़ने लगा जैसे शांति का लौकिक प्रभाव वायुमंडल में छाने लगा है। चारों ओर शांति व्यापने लगी है, और इन मुक्त कंठों से निकलने वाली शांति की ध्वनि घर घर तक पहुंच रही है। अंतिम आहुति में सचमुच सभी को बड़ा आनंद आता था। मंत्र उच्चारण के बाद यह प्रार्थना का गीत गाया जाता, और उसमें भी समस्त चर अचर जगत के सुख की कामना की जाती। ताली बजा बजा कर वानप्रस्थ जी गा रहे थे। यानी प्रार्थना के पंक्ति है, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। कौन? वानप्रस्थ जी यह प्रार्थना गा रहे थे, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। याद रखिए, पूछा जा सकती है यह पंक्ति कौन गा रहा है। पुण्य आत्मा के आग्रह पर सत्संग में परंपरागत आरती का गायन बहुत कम कर दिया गया था, क्योंकि उसमें मैं मूरख खली कामी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, जो वानप्रस्थ जी के विचारानुसार हीन भावना पैदा करते थे। उसी तरह किनी खन्ना जी का लिखा हुआ वह गीत भी निकाल दिया गया था। उसमें हम सब ही पूत कतूर कपूत तेरे ही चर्चा गई थी, यानी जो वानप्रस्थ को मंजूर नहीं थी। अंतिम आहुति समाप्ति हुई। इसके बाद सभा को विसर्जित हो जाना चाहिए था, परंतु सभासद बैठे रहे क्योंकि मंत्री जी को कोई ज़रूरी सूचना देनी थी। मंत्री जी उठे और उठकर उन्होंने केवल इतना ही कहा कि सभा विसर्जन के बाद अंतरंग सभा के सदस्य कृपया बैठे रहे। यानी सभा समाप्त हो जाने के बाद जो सभा के सदस्य हैं वही बैठे रहे, और बाकी के चले जा सकते हैं। एक ज़रूरी विषय पर विचार करना है। इस ज़रूरी विषय के बारे में भी सभासदों को खटका लगने से
था, यानी कौन सी ज़रूरी बात है। वानप्रस्थ जी के भाषण में बार बार इस विषय का संकेत मिलता रहा था, यहाँ तक कि प्रवचन देते समय वानप्रस्थ जी स्वयं अत्यधिक विचलित और भावोद्वेलित हो उठे थे। उसका चेहरा तमतमाने लगा था और होठ फड़फड़ाने लगे थे, विशेष रूप से जब उन्होंने आवाज़ ऊंची उठाकर मर्मभेदी आवाज़ में से पंक्तियाँ पढ़ी। कौन सी पंक्तियाँ पढ़ी? फैलाए फैलाए घोर पाप यहाँ मुसलमीन ने, यानी फैलाए घोर पाप यहाँ मुसलमीन ने ने अमत फलक ने छीन ली दौलत ज़मीन ने। ये वानप्रस्थ जी ने पढ़ी हुई पंक्तियाँ याद रखिए। इसलिए सभी लोग जानते थे कि अंतरंग सभा किस विषय पर विचार करने के लिए है, यानी इस मंत्र से, इस पंक्तियों से सब लोग जानते थे कि जो अंतरंग सभा है कौन से विषय पर होने वाली है। मंत्री जी की सूचना के बाद लोग उठने लगे, सभा विसर्जित होने लगी। लोग मंदिर के साथ दरवाज़ों में से निकल कर बरामदे में, अब यानी मंदिर के कितने दरवाजे थे? तो 7 दरवाजे थे, और वो बरामदे में आने लगे, अपना अपना जूता खोलकर पहनने लगे। कुछ लोग यानी अपना अपना जूता खोजकर पहनने लगे। कुछ लोग मंदिर में प्रवेश करते समय जानबूझकर दाएं पैर का जूता एक दरवाजे के सामने और बाएं पैर का जूता तीसरे दरवाजे के या चौथे दरवाजे के सामने छोड़ देते थे, ताकि सत्संग के बाद जूतों का पुनः मिलन जाना सुनिश्चित हो सके, यानी कोई जूता न ले जाए, क्योंकि ये परंपरा बहुत पहले से आ रही है। आज भी मंदिर के सामने से जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं, तो ये पहले से होता आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ अभी हो रहा है, लेकिन ये बात पहले से है। इसलिए बरामदे में थोड़ी देर के लिए भीड़ सी बनी रही। यूँ भी सभा विसर्जन के बाद 2-2, 4-4 आदमी बरामदे में खड़े बतियारे रहे थे, और आज भी शहर की स्थिति की चर्चा हर एक की जबान पर थी। वानप्रस्थ जी अपने मर्मस्पर्शी भाषण के बाद अभी भी वेदी पर ही बैठे थे। वह अभी भी उत्तेजित जान पड़ रहे थे और उसका चेहरा दमक रहा था। तभी आंगन में से कुछ लोग मंदिर के अंदर आते दिखाई दिए। बरामदे में खड़े खड़े छिटपुट लोग उन्हें पहचान गए कि शहर की अन्य हिंदू धार्मिक संस्थाओं के गण्यमान्य अधिकारी थे। उनके पीछे 5-7 सिख सज्जन भी अंदर आते दिखाई दिए। वे स्थानीय बड़े गुरुद्वारे में से आए थे। इन्हें भी अंतरंग सभा की बैठक में भाग लेने के लिए न्योता दिया गया था। किसको? सिखों को। अंतरंग सभा की बैठक शुरू हुई, यानी जो अंतरंग सभा थी उसकी बैठक प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई। मंत्री जी ने, जो दुबले पतले किंतु बड़े जोशीले सज्जन थे, यानी मंत्री जी कैसे थे? दुबले पतले थे और बड़े जोशीले सज्जन थे। नगर की बिगड़ती स्थिति का ब्यौरा दिया, कुछ उड़ती अफवाहों की चर्चा की, मस्जिद के सामने पाई गई सूअर की लाश का भी जिक्र किया। यह भी बताया कि जामा मस्जिद में लाठियाँ, भाले और तरह तरह का मसला बहुत दिनों से इकट्ठा किया जा रहा है। नगर की स्थिति का ब्यौरा देने के बाद मंत्री जी ने विषय पर गंभीरता से विचार करने और अपने अपने सुझाव पेश करने का अनुरोध किया, यानी भाषण किया, और मंत्री जी ने अपने लोगों से अपने विचार रखने के लिए ये किया। आवाज़ वानप्रस्थ जी की थी, जो वेदी पर बैठे अपना हाथ उठाकर बड़ी गंभीरता से कह रहे थे, इस विषय पर किसी दूसरी जगह बैठकर विचार करना चाहिए। और वानप्रस्थ जी वेदी से उतर आए और मंदिर के पिछवाड़े की ओर हो लिए। अंतरंग सभा के सभी सदस्य भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। मंदिर के पिछवाड़े से सीढ़ियां चढ़कर वानप्रस्थ जी सभी को छोटे से कमरे में ले गए, जहां मंदिर का साज सामान रखा रहता था, और कुछ एक कुर्सियाँ और बेंच रखे थे। सभी लोगों को बैठ जाने पर पुण्य आत्मा जी गंभीर, यानी वानप्रस्थ जी और पुण्य आत्मा जी एक ही इंसान है, याद रखिए। धीर और गंभीर आवाज में बोले, सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक एक नकस्तर रखे। कौन कह रहा है? ये पुण्य आत्मा या वानप्रस्थ जी कहते हैं कि सभी को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। सभी जो है अपने अपने पास एक
कनस्तर कड़वे तेल का रखे, यानी जो गरम तेल होता है वह रखे डिब्बा। एक एक बोरी कच्चा या पक्का कोयला रखे। उबलता तेल शत्रु पर डाला जा सकता है, यानी ये उबलता तेल जो है शत्रु पर डाला जा सकता है। जलते अंगारे छत पर से फेंके जा सकते हैं। सदस्य ध्यान से सुनते रहे। बात दो टूक टूक थी, यानी बात सही थी, लेकिन वानप्रस्थ जी के मुंह से सुनते ही कुछ लोगों को तनिक झेप हुई, यानी ये पुण्य आत्मा है वानप्रस्थ जी, इतने अच्छे श्लोक पढ़ते हैं गीता के, भगवत गीता के, और वे ऐसी बातें बता रहे। अधिकांश सदस्य व्यापारी लोग थे और बड़ी उम्र के थे। कुछ नौकरी पेशा थे, दो वकील थे, यानी उसमें से कौन कौन लोग थे? अधिकांश लोग व्यापारी थे। वानप्रस्थ की सभा में कौन कौन लोग थे? अधिकांश लोग व्यापारी थे, कुछ लोग बड़ी उम्र के थे और कुछ लोग नौकरी पेशा थे और दो वकील थे। याद रखिए, चिंतित तो सभी सभी थे, लेकिन वानप्रस्थ जी की तरह की उत्तेजना नहीं थी। उन्हें अभी तक पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पाया था कि शहर की स्थिति यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि घरों में तेल के कनस्तर रखने की नौबत आ गई है। वे अभी भी समझते थे कि छोटी मोटी एक दो घटनाओं के बाद सरकार स्थिति पर काबू पा लेगी, शरारत को दबा देगी और फिसाद नहीं होने देगी, यानी जो दंगा जो है वो होने नहीं देगा। युवक समाज का काम ठंडा पड़ा हुआ है, यानी युवक समाज जो है शांत पड़ा हुआ है, कुछ नहीं करता। देवव्रत जी को अपने और कामों में लगा रखा है। मैं समझता हूँ युवकों को लाठी सिखाने का काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। 200 लाठियाँ आज ही मंगवाकर बांट दी जाएगी, यानी युवकों में क्या बांटना चाहते हैं? तो 200 लाठियाँ। इस पर सभा के दानवीर प्रधान जी, जो शहर के जाने माने व्यापारियों में से थे, सिर हिलाकर बोले, यह रकम मैं दूंगा, यानी 200 लाठियों की रकम मैं दूंगा, ऐसा वो प्रधान जी दानवीर कहते हैं। आप आज ही 200 लाठियाँ मंगवाकर युवकों में बांट दीजिए। वहाँ वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई दी, यानी वहाँ वहाँ कह के किसी ने कहा। उपस्थित सज्जनों ने प्रधानमंत्री की उदारता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बीच में से एक सदस्य की आवाज़ आई, यही हम हिंदुओं में बहुत बड़ी कमजोरी है। हम प्यास लगने पर कुआं खुदवाते हैं, यानी एक हिंदू कहता है कि हिंदुओं में यही कमजोरी बात है कि हम जो है प्यास लगने पर कुआं खोदते हैं, पहले उसकी कोई नियोजन नहीं करते। आज जब हालात बिगड़ रही है और मुसलमान जामा मस्जिद में असला इकट्ठा कर रहे हैं, हम लाठियाँ खरीदने जा रहे हैं, यानी आज दंगल होने वाली है, आज दंगा फसाद हो रहा है और आज हम लाठियाँ खरीदने जा रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि हमें पहले से ही सब कुछ नियोजन करके रखना चाहिए। इस पर मंत्री जी छूटते ही बोले, यानी मंत्री जी छूटकर बोले, इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। युवक समाज पूरी तरह से सक्रिय है और इस और पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सोयवान प्रस्थ जी तन मन के साथ इस काम में रुचि ले रहे हैं। पठन पाठन और हवन के यज्ञ अतिरिक्त वानप्रस्थ जी हिंदू संगठन के पुण्य कार्य में बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधान जी के सुझाव का मैं स्वागत करता हूँ। उसकी उदारता के लिए बल पर हमारे अनेक काम संपन्न हो रहे हैं। हमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। तभी बाहर से आए सज्जनों में से एक वयोवृद्ध सज्जन, यानी बाहर से सज्जन आए थे, उसमें एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे। वह सज्जन जो देर देर से अपनी छड़ी पर ठुट्टी रखे हुए बैठे थे और जिन्होंने एक एक करके अपनी दोनों टांगे कुर्सी पर चढ़ा दी थी, अपनी पतली तीखी आवाज़ में बोले, पतली तीखी आवाज़ में बोले, भराओ यह सब ठीक है, पर मैं भाइयों यह सब ठीक है, पर मैं कहूँगा डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ। यानी डिप्टी कमिश्नर कौन है यहाँ का? तो रिचर्ड है। डिप्टी कमिश्नर से मिलो, पानी भी न पियो और डिप्टी कमिश्नर से मिलो। यह बखेड़ा यहाँ खत्म होने वाला नहीं है, यानी यह बखेड़ा यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। तुम डिप्टी कलेक्टर यानी रिचर्ड के पास जाओ, उससे मिलो और उसे समझाओ कि हिंदुओं के जान माल को बहुत खतरा है। यह कौन कह रहा है? यह एक बड़ा वो बुजुर्ग कह रहा है, वह वृद्ध। डिप्टी कमिश्नर के पास जाना आवश्यक है, जरूरी, लेकिन लाला जी अपनी रक्षा तो अपने हाथों होगी। वानप्रस्थ जी कहते हैं, यानी वानप्रस्थ जी कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के पास जाना सही बात है, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने आपको ही करनी होगी। ओ महाराज, बच्चों को लाठी चलाना जरूर सिखाओ, नेजा और तलवार
चलाना भी सिखाओ। सुरमा बन जाओगे जाएंगे हमारे बेटे, यानी सुरमा बन जाओगे यानी जो राख की तरह रहता है काला काला वैसे। पर सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर से मिलो, उससे कहो कि शहर में फिसाद नहीं होने दे। डिप्टी कमिश्नर का बड़ा दबदबा है, वह चाहे तो चींटी नहीं फटक सकती, यानी डिप्टी कमिश्नर यदि चाहे तो चींटी तक नहीं ये नहीं हो सकती। आज इतवार है, यानी इतवार यानी आज रविवार है। आज इतवार है, डिप्टी कमिश्नर नहीं मिलेगा, मंत्री जी ने कहा। यानी डिप्टी आज इतवार है यानी आज रविवार है, डिप्टी कमिश्नर नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ घर पर जाकर मिलो, यही वक्त है। यही से कुछ लोग उठकर सीधे डिप्टी कमिश्नर के घर चले जाओ। इस पर एक सिख सज्जन ने सूचना देते हुए कहा, मैंने सुना है एक हफ्ते पहले डिप्टी कमिश्नर से यानी एक हफ्ते पहले डिप्टी कमिश्नर से मिलने चला गया है। कौन लोग है उसमें, यानी एक जो है वह वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर को मिलने गए हैं, कौन कौन लोग हैं उसमें। उसमें कुछ कांग्रेसी है, कुछ लीगी है और कुछ शहर के और लोग हैं। थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। वह वह वक्त क्या करेगा, यानी ये वक्त यानी एक समूह वो क्या करेगा। हिंदू व सिखों को अलग से जाकर मिलना चाहिए। उसे तो यह बताना है कि देखो मुसलमान क्या कर रहे हैं। अगर मुसलमान भी साथ होंगे तो तुम डिप्टी कमिश्नर को क्या कह सकते हो। यह सारा काम कांग्रेसी ने बिगाड़ा हुआ है, उन्होंने ही मुसलमानों को सिर पर चढ़ा रखा है। शरारत तो बहुत बढ़ रही है, यानी शरारत तो बहुत बढ़ रही है, इसमें तो शक नहीं। एक सिख सज्जन बोले, सुना है एक गाय भी काटी गई, यानी एक सिख कहता है कि सुना है कि एक गाय को भी काटा गया है, कत्ल कर दी गई है। माई सतो की धर्मशाला के बाहर उसने अंग फेंके गए हैं, यानी जो माई सतो की धर्मशाला थी उस धर्मशाला के पास बाहर जो है उस गाय के काटकर अंग फेंके गए हैं। मैं नहीं जानता कहाँ तक यह खबर ठीक है, लेकिन सुनने में ज़रूर आया। इस पर वानप्रस्थ जी का चेहरा तमतमाने लगा और उनकी आंखों में खून उतर आया, पर वह कुछ बोले नहीं, चुपचाप अपनी उत्तेजना को दबाते हुए मौन बैठे रहे। वानप्रस्थ जी गोवध यानी कहते हैं कि गोवध यानी गाय का वध, गोवध हुआ तो यह खून की नदियाँ बह जाएगी। मंत्री जी उत्तेजित होकर बोले। कुछ देर तक सभी चुप रहे। अगर यह बात सचमुच ठीक है तो इसके पीछे गहरी शरारत है। मुसलमान जो न करे कम है, यानी मुसलमान जो भी करे कम है। इस पर शहर के हिंदू सिखों को व्यापक रूप से संगठित करने, आत्मरक्षा की साझी योजना बनाने के लिए सुझावों पर विचार किया जाने लगा। मोहल्ला कमेटी की क्या स्थिति, यानी मोहल्ला कमेटी की क्या स्थिति है। एक सज्जन ने पूछा, यहाँ मोहल्ला कमेटियाँ बनाना बड़ा मुश्किल काम है, यानी मोहल्ले के लोगों को संगठित करना, एक बनाना बड़ा कठिन काम है। सभी मोहल्लों में मुसलमान घुसे पड़े हैं। यह शहर की इस बेढब्बे से बना है कि हर मोहल्ले में हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। मोहल्ला कमेटियाँ क्या बनावेंगे, यानी हर मोहल्ले में मुसलमान भी है और हिंदू भी है, तो वो संगठन कहाँ से बनाएंगे। हर बात की खबर मुसलमानों को हो जाती है। 1826 के पिसादों के बाद दो तीन मोहल्ले ऐसे बने हैं जिसमें हिंदुओं ने आंखें खोलकर मकान बनाए हैं, और जैसे नया नया मोहल्ला राजपुरा आदि जो अलग से हिंदू सिखों से है, वरना सभी में मुसलमान घुसे हुए हैं। मोहल्ला कमेटी के बारे में देर तक गंभीरता से विचार हुआ। एक उस समिति भी बनाई गई जो फौरन इन मोहल्ला कमेटियों के साथ संपर्क स्थापित करे। ऐसी योजना पर भी विचार किया जाने लगा कि खतरे के वक्त यह संपर्क कैसे कायम रहे, यानी खतरे के वक्त जो दंगा फसाद के समय भी एक दूसरे से संपर्क कैसे बना रहे। तभी एक वयोवृद्ध सज्जन ने सुझाव दिया, शिवालय पर लगे घड़ियाल की जांच भी करवा दीजिए। क्यों, उससे क्या हुआ है। यूं ही एहतियात के लिए रात के वक्त ही खतरे की घंटी बजानी पड़ जाए तो कम से कम वह काम तो करता हो, यानी यदि रात के समय में कोई
कोई खतरा उमड़ आए, कोई समस्या निकट आए तो वो घंटा बजा सकते हैं। यह न हो कि रस्सी खींचो तो रस्सी ही टूट जाए घड़ियाल की, यानी जो घड़ियाल है ऐसी ऊँची, जो कोई विपत्ति आए, कोई संकट आए तो उसको बजाए जाते तो लोग एक जगह सतर्क हो जाते थे। तो वह कहती कि उसको ठीक करो, कोई बजाने के लिए, घंटा बजाने के लिए जाएगा और उसकी घड़ियाल की रस्सी ही टूट जाएगी, ऐसा न हो, वो बुजुर्ग कहते हैं। शहर के ऐन बीचों बीच टीले पर स्थित शहर का पुराना मंदिर था। उसी को लोग शिवाला कहते थे, यानी शिवाला किसको कहते थे कि शहर के बीचों बीच एक एक पुराना मंदिर था, लोग उसी को शिवाला कहते थे। आसपास दुकानें दुकानें थी, वहीं पर मंदिर के ऊपर यह घड़ियाल भी थी, ज़माने में लगाया था, यानी ये घड़ियाल भी ये ऊपर अनेक ज़माने पहले लगाया था। अरसा भी तो बहुत हो चुका है, यानी बहुत समय हो चुका। वह वृद्ध कह रहे थे 1827 में लगाया गया था, यानी घंटा वो घड़ियाल उस मछुआरे में कब लगाया था, तो 1827 में लगाया था, याद रखिए। इस पर एक सज्जन ने मुंह में सहसा निकल गया, यानी एक सज्जन के मुंह से निकल गया, न ही बजे तो अच्छा है, भगवान कभी न बजवाए। यानी वो कहती कि घंटा यदि न बजाए तो भी अच्छा है, भगवान कभी न बजाएंगे। इस भाव से हमें कायर बना दिया है, वानप्रस्थ जी तुनकर बोले, बात बात पर खतरे से डरना डरना इसी कारण स्वेच्छ हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, हमारे युवकों को कराड़ और बनिया कहकर पुकारते हैं। यानी क्या क्या कहकर पुकारते हैं, कराड़ और बनिया कहकर पुकारते हैं। लोग फिर चुप हो गए। धारणाएं जरूर सभी उपस्थित लोगों की एक जैसी थी, लेकिन वानप्रस्थ जी की भांति उत्तेजना नहीं थे। वे भी मानते थे कि मुसलमान शरारत करेंगे, लेकिन वे भी नहीं चाहते थे कि फिसाद फूट पड़े, क्योंकि इससे सचमुच हिंदू सिखों के जान और माल को खतरा था। देर तक उपायों और साधनों पर विचार होता रहा, रक्षा संबंधी उपायों पर भी और फिसाद को रोकने के उपायों पर भी अनेक सुझाव पेश किए गए। मोहल्ला कमेटियां बनाई जाए, वालंटियर कोर बनाई जाए तो शहर के सभी हिंदुओं सिखों के संगठन के बीच संपर्क रखे, कड़वे तेल के अतिरिक्त रेत और पानी का इंतजाम किया जाए। इस गंभीर विचार विमर्श के बोझ बार बार किसी राग की स्थायी पंक्ति की भांति वह वृद्ध अपना सुझाव बार बार दोहरा देते। वो ओ भराओ, डिप्टी कमिश्नर से मिलो, पानी भी न पियो, डिप्टी कमिश्नर से मिलो। यहीं से उठकर कुछ लोग उसके पास चले जाओ, मैं भी साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये कौन कहता है, ये वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है। अंत में यही तय पाया गया कि मंत्री जी के पीछे जाए, तेल और कोयला और लाठियों से संबंधित निर्णयों के बारे में घर घर चपरासी भेजकर सदस्यों को सूचित करे, अन्य संगठनों से संपर्क स्थापित करे, चौकीदारों के लिए गोरखों का प्रबंध करे, शिवालय वाले घड़ियाल की मरम्मत के लिए सनातन धर्म सभा के मंत्री जी से बात करे, युवक सभा को चौकस करे, जबकि अंतरंग सभा की बैठक से भाग लेने वाले अन्य सभी सज्जन उसी वक्त तांगे पर बैठकर डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर रवाना हो जाए, वानप्रस्थ जी को छोड़कर, क्योंकि आध्यात्मिक उपदेश देने वाले और सफ़ेद बाना पहनने वाले वानप्रस्थ जी का यह काम नहीं है। दुनियावी बखेड़ों में गृहस्थियों के साथ घिसटते फिरे, यानी जो दुनिया में जो है गृहस्थी को साथ फिरे। घर पर पहुँचे तो दानवीर प्रधान जी को पता चला कि बेटा घर पर नहीं है, यानी मंत्री जी घर पर गए तो उसको पता चला कि बेटा जो है उनका घर पर नहीं है। उनका माथा ठनका कि कहीं अभी से उस आंधी की लपेट, यानी कहीं उस आंधी की लपेट ना आ जाए, मेरा बेटा किसी ने किडनैप न किया हो। जिस समय वह घर की ओर लौट रहे थे, उसी समय रणवीर अखाड़ा संचालक मास्टर, यानी अखाड़ा संचालक कौन है, तो रणवीर जो है वह अखाड़ा संचालक है, मास्टर देवव्रत के पीछे पीछे, यानी मास्टर देवव्रत के पीछे पीछे शहर की तंग गलियों में गली के याद दूसरी गली पार करता हुआ चलता जा रहा था। मास्टर देवव्रत के बोझिल बूटों की टाप गलियों की दीवारों के साथ टप टपा कर गूंज रही थी,
और उसके पीछे पीछे चलते हुए 15 साल के तरुण रणवीर, यानी 15 साल के तरुण रणवीर कौन थे? वह मंत्री जी का बेटा। दिल में उमंगे लहरों की तरह उठ रही थी और रोम रोम पुलक रहा था। आज उसकी परीक्षा परीक्षा होगी, और यदि यह परीक्षा यदि यानी वह यदि वह परीक्षा में खरा उतरा तो उसे दीक्षा मिलेगी। किसको? उस मंत्री जी के बेटे को, रणवीर को। शहर की कोई गली सीधी नहीं थी, यानी शहर की कोई गली सीधी नहीं थी, टेढ़ी-मेढ़ थी। एक गली थोड़ी दूर तक सीधी चलती, फिर कुछ गज की ही दूरी पर एक और टेढ़ी गली उसमें आ मिलती। दोनों ओर से एक हरे मकान उस पर झुके पड़ने लगता। उन्हीं के बोझ से गली टेढ़ी हो गई है। कभी-कभी लगता गली में पहुंच गए हैं और चलकर गली बंद मिलेगी। पर ऐन बंद तक पहुंचने पर एक संकरा सा रास्ता बाई दाई ओर को निकल गया होता। देवव्रत तब टपटपाते बूटों सभी गलियों को पहचानते थे, यानी उस बूटों की आवाज़ से देवव्रत को सभी पहचानते थे। रणवीर उम्र में छोटा था, इसी कारण उसकी आंखों में अभी भी कुतूहल और सरल विश्वास, यानी वह छोटा था रणवीर, इसीलिए उसकी आंखों में जो जुनून था उसमें वह संजीदगी नहीं थी जो विशिष्ट परीक्षण के लिए ज़रूरी है। पर संजीदगी न सही उत्साह तो था। मास्टर जी के आदेश पर मर मिटने की क्षमता तो थी, दृढ़ संकल्प तो था। रणवीर जब इससे भी छोटा छोटा या तो मंत्रमुग्ध सा मास्टर जी के मुँह से वीरों की कहानियाँ सुना करता था, यानी रणवीर मास्टर जी से कहानियाँ सुनता था वीरों की। जब राणा प्रताप की आधी बची हुई रोटी बिल्ली खा गई थी और उन्हें पहली बार अपनी निसंदेह स्थिति का बोध हुआ था, शहर के आसपास के पहाड़ों को देखता तो उन पर उसे कभी चेतक घोड़ा दौड़ता नजर आता, कभी किसी चट्टान पर घोड़े की पीठ पर बैठे शिवाजी नजर आते। यानी किन किन का नाम आया है? महाराणा प्रताप का नाम आया है, राणा प्रताप का, शिवाजी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जो रैयत के राजा नजर आते। दूर तुर्कों के लश्करों की ओर देखते हुए जब शिवाजी म्लेच्छा सरदार से बगल गिरी हुए थे, मास्टर जी ने ही रस्सी से तरह तरह की गांठें लगाना सिखाया था। मकान की दीवार फांदकर ऊपर चढ़ना, अग्निबाण की मेघबाण के गुण बताए थे। हवा में छोड़ा हुआ अग्निबाण आगे बढ़ता है, उसकी नोक संघर्षण के कारण चमकती है, उसमें से अंगारे फूटते हैं। महाभारत के युद्ध में ऐसा ही अग्निबाण छोड़ा गया था। हवा को काट सा चला जा रहा था, फिर वह कौरव को एक योद्धा की ढाल से जा लगा। ढाल में से अंगारे फूटने लगे, पर तीर फिर भी आगे बढ़ता गया। अग्निबाण की यही विशेषता है, यानी अग्निबाण की क्या विशेषता है? कहीं पर वो लगता है तो वहाँ पर रुकता नहीं, उसको छेद कर फिर आगे निकल जाता है। वह गिरता नहीं, वह बाण घूमता है, समस्त रणभूमि में घूमता है। यानी अग्निबाण की विशेषता क्या है? वह गिरता नहीं है, वह सीधा चला जाता है, किसी वस्तु पर जाकर लगता है तो सीधा उसको छेद कर आर पार होकर जाता है, और वह गिरता नहीं है, पूरी यहाँ रणभूमि में घूमता है और चारों ओर से आग की लपेटें उड़ने लगती है। कहीं किसी योद्धा के मुकुट को छू लिया, वहाँ आग की लपट निकलने लगी। किसी रथ के छत्र से जा लगा, छत्र जलने लगा। चारों ओर घूमता हुआ बाण उस समय तक घूमता रहता है जब तक धू धू करके चारों ओर से आग नहीं जलने लगती है, यानी चारों ओर से आग नहीं लग जाती, तब तक वह बाण अग्निबाण घूमता ही रहता है। फिर बाण लौट आता है, शत्रु की छावनी को जलाकर विजयी सैनिक की भांति उसमें से प्रकाश फूट रहा होता है। देखते ही आंखों में चुंदिया जाती है, हवा को चीरता हुआ आता है, लगता है हवा को आग लगाता जा रहा है। मास्टर जी के ही मुंह से, यानी मास्टर जी के मुंह से कौन सुन रहा है ये कहानियाँ? रणवीर। मास्टर जी के मुंह से उसने सुना था कि वेद में सब लिखा है, यानी मास्टर जी के मुख से रणवीर ने सुना था कि वेद में जो है सब कुछ लिखा हुआ है। विमान बनाने का ढंग, बम बनाने का ढंग, यानी वेदों में विमान बनाने का ढंग, विमान बनाने की जो भी रीति है, वह बम बनाने की
उन्हीं के मुँह से एश योग शक्ति की महिमा भी सुनी थी। जिस मनुष्य में योग शक्ति है, यह सब कुछ कर सकता है। यानी जिस मनुष्य में योग शक्ति होती है, वह सब कुछ कर सकता है। हिमालय की तलहटी पर एक योगीराज योग साधना कर रहे थे। उन्हें सिद्धि प्राप्ति थी। एक दिन जब वह समाधि में थे, तो एक म्लेच्छा उनकी समाधि भंग करने के लिए वहाँ जा पहुँचा। म्लेच्छा तो गंदे लोग होते हैं। म्लेच्छा नहाते नहीं है, पाखाना करके हाथ नहीं धोते, एक दूसरे का झूठा खा लेते हैं, समय पर शौच नहीं जाते। तो वह गंदा म्लेच्छा योगी जी के सामने खड़ा उन्हें घूरता रहा। उसकी कुलपीत छाया पड़ने की देर थी कि योगी जी ने अपने नेत्र खोले। आंखों में से ऐसी दैवी ज्योति निकली कि म्लेच्छा वही खड़ा खड़ा भस्म हो गया। यानी ये योग की शक्ति बता रहे हैं। रणवीर की आंखों के सामने बार बार म्लेच्छा घूम जाते थे। पड़ोस से सड़क के किनारे बैठा मोची म्लेच्छा है। यानी पड़ोस के किनारे, यानी रणवीर के आंखों के सामने म्लेच्छा कौन है? तो सड़क के किनारे जो मोची बैठा है, वह म्लेच्छा है। सामने टांगा हकने वाला गाड़ीवान म्लेच्छा है। मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाला हामिद म्लेच्छा है। गली में फंस मंजीफा मांगने वाला फकीर म्लेच्छा है। पड़ोस में रहने वाला परिवार म्लेच्छा का है। वैसा ही कोई म्लेच्छा योगीराज की साधना भंग करने हिमालय पर जा पहुंचा। यानी रणवीर की आंखों में म्लेच्छा कौन कौन है, यानी शूद्र कौन कौन है, नीचा कौन कौन है? तो वह सड़क के किनारे बैठा हुआ मोची म्लेच्छा है। टांगा हकने वाला गाड़ीवान जो है, वह भी म्लेच्छा है। और कक्षा में पढ़ने वाला हामिद जो है, वह भी रणवीर के सामने म्लेच्छा है। और गली में मजीफा मांगने वाला जो फकीर है, वह भी म्लेच्छा है। और पड़ोस में रहने वाला परिवार है एक वह भी म्लेच्छों का परिवार है। वैसा ही म्लेच्छा जो योगीराज की साधना भंग करने में हिमालय जा पहुंचा था, उसी प्रकार का म्लेच्छा रणवीर के सामने कौन है? मोची है। टांगा हकने वाला गाड़ीवान है। कक्षा में पढ़ने वाला हमीद है। और मजीफा मांगने वाला फ़कीर है। और पड़ोस में रहने वाला परिवार है। याद रखिए, ये बात पूछी जा सकती है, क्योंकि इस पर सवाल नहीं बना आज तक। आज आपने 8 साथियों में से अकेले रणवीर को दीक्षा के लिए चुना गया। यानी 8 साथियों में से कितने साथियों में से मास्टर जी ने दीक्षा देने के लिए रणवीर को चुना है? तो 8 साथियों में से चुना है। याद रखिए, दीक्षा के लिए चुना गया था। देवव्रत जी से सभी को डर लगता था, पर खाकी निक्कर के नीचे काले रंग के डबल बूट पहनते थे और ककड़ी आवाज़ में बोलते थे और किसी को भी किसी समय ढूंढ सकते थे। पर यह परीक्षण गुप्त था। केवल दीक्षित युवक इसके बारे में कुछ जानते थे, और वे भी इसके रहस्य नहीं बतलाते थे। गलियां उठती हुई सी लगती थी। एक जगह रणवीर को लगा जैसे कुछ दूर पर गली अंधकार के घने पुंज में खो गई है, परंतु पास पहुंचने पर पता चला किसी घर की दीवार टूटी हुई थी और खंभे में अंधेरा झांक रहा था। एक जगह देवव्रत जी के कदम रुक गए। रणवीर का दिल अभी भी उत्साह और उमंग से बलियों उछल रहा था। हालांकि इस निर्जन गली में पहुंचकर वह कुछ सहम सा गया था। लंबी दीवार में एक घर्षण सा दरवाज़ा था जो भिड़ा हुआ था। मास्टर जी ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को ढकेल खोल दिया। सामने एक चौड़ा सा आंगन था, जिसके पार एक कोठरी के दरवाजे पर टाट का पर्दा लग रहा था। आंगन में बाई और ईंटों पत्थरों का ढेर लगा था। रणवीर को यह जगह बड़ी बीहड़ सी लगी। आंगन पार करके मास्टर जी ने कोठरी के दरवाजे को थपथपाया। यानी आंगन पार किया और कोठरी के दरवाजे को थपथपाया, बजाया। कोठरी के अंदर कोई खंकरा, फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं देवव्रत हूँ, यानी वो मास्टर जी ने आवाज़ दी कि मैं देवव्रत हूँ। दरवाज़ा खुला। सामने स्कूल का बूढ़ा गोरखा चौकीदार खड़ा था। दरवाज़ा खोलते ही उसने हाथ बांध दिए। कोठरी के अंदर अंधेरा था। उसमें एक और खाट बिछी थी और उस पर मैली सी छड़ी बिछी थी। दाई और दीवार के सहारे एक लाठी रखी थी। पास ही एक चीलम उल्टी रखी थी।
याद रखिए दीवार में कौन कौन सी चीज़ें थी। तो कोठरी में अंधेरा था, एक खाट बिछी हुई थी, अंधेरा था, एक खाट बिछी हुई थी और उस पर मैली सी दरी बिछी हुई थी। दाईं ओर दीवार के सहारे एक लाठी रखी हुई थी और चीलम उसी के पास एक चीलम उल्टी रखी थी। दीवार से खूंटी से चौकीदार का खाकी का रंग का लंबा गर्म कोट टांगा था। उसी के ऊपर उसी खूंटी के सहारे काले रंग की मयान में बंद कीरच लटक रही थी। याद रखिए ये बातें उस इसमें थी। इतने में बाई ओर से मुर्गियों के कुकड़ाने की आवाज़ आई। रणवीर ने गर्दन घुमाकर देखा, एक छोटी सी कोठरी में 5-6 सफ़ेद रंग की मुर्गियाँ, यानी किस रंग की मुर्गियाँ थी, तो सफ़ेद रंग की मुर्गियाँ थी। याद रखिए 5-6। रणवीर को बाजू से पकड़कर मास्टर जी पिछले आंगन में ले आए। यह आंगन छोटा था और दूसरी ओर साथ वाले मकान की ऊंची दीवार खड़ी थी। गोरखा हाथ के मुर्गी उड़ाए दूसरे हाथ में छुरा लिए उसके पीछे पीछे चला आया। इधर दीवार के पास बैठ जाओ रणवीर और इस मुर्गी को काटो, यानी ये मुर्गी को काटो कर रहे हैं। दीक्षा से पहले तुम्हें अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय देना होगा, यानी मुर्गी को काटो क्योंकि दीक्षा से पहले तुम्हें तुम्हारी मानसिक दृढ़ता का, यानी तुम्हारी मानसिक दृढ़ता, तुम्हारी मानसिक कठोरता कहाँ तक है यह देखनी होगी। उन्होंने रणवीर को बाजू से पकड़ा और उसे आगे ले आए। आर्य युवकों के लिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की दृढ़ता, यानी आर्य युवकों के लिए किन 3 प्रकार की दृढ़ता है? मनसा वाचा और कर्मणा, यानी मनसा यानी मन की, वाचा यानी शब्दों की और कर्मणा यानी कर्म की। ऐसी 3 प्रकार की दृढ़ता जरूरी है। छुरी हाथ में लो और उधर बैठ जाओ। रणवीर को लगा जैसे सहसा चारों ओर भयानक चुप्पी छा गई है। भयानक सन्नाटा, दाई और टूटी ईंटों का ढेर था जिस पर जगह जगह मुर्गियों के पंख बिखरे पड़े थे। ढेर के पास नीचे पत्थर की एक सील थी जो मुर्गियों के खून से काली पड़ गई थी। इधर बैठ जाओ। मुर्गी का एक पैर अपने दाएं पैर के नीचे दबा लो, यानी मुर्गी को पकड़ो। रणवीर के हाथ में छुरा देते हुए उन्होंने मुर्गी के दोनों पंख पकड़कर एक दूसरे के खोस दिए। एक पंख के नीचे दूसरा पंख खोचा, फिर ऊपर वाले पंख को मरोड़ कर पहले पंख के नीचे दिया। मुर्गी जोर से कुकुड़ाई पर पंख बेद जाने से उसका फड़फड़ाना बंद हो गया। लो पकड़ो, मास्टर जी ने कहा और रणवीर के पास बैठ गए। अब चलाओ छुरी। पर रणवीर के माथे पर पसीना आ गया था और उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया था। मास्टर जी समझ गए कि उसे मतली आने वाली है, यानी उसको चक्कर या चक्कर ही होगी। देखते हैं, बाद में बताते हैं। रणवीर, उन्होंने चिल्लाकर कहा और एक सीधा थप्पड़ उसके गाल पर लगाया, यानी उसके गाल पर मारा। रणवीर दोहरा होकर जमीन पर जा गिरा। उसका सिर बुरी तरह से चकरा गए थे, यानी यहाँ पर क्या था शब्द हमें यहाँ पर देखा, उसको क्या, मतली यानी चक्कर आ रही थी। गोरखा अभी भी उसके पीछे खड़ा था, यानी गोरखा जो था खड़ा था। रणवीर को रुलाई आ रही थी और वह बुरी तरह से व्याकुल हो उठा था, लेकिन थप्पड़ खाने से उसकी मतली बहुत कुछ ज़्यादा हो गई, यानी चक्कर। उठो रणवीर, मास्टर जी ने टपट कर कहा। रणवीर उठा और बोझिल वक्त आंखों से मास्टर जी की ओर देखने लगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यानी मास्टर जी सिखा रहे हैं। और उन्होंने मुर्गी का पैर अपने दाएं बूट के नीचे, यानी बूट यानी जूते के नीचे दबाया। मुर्गी की आंखें पहले से मूंदने लगी थी। मास्टर जी ने उसका गला अपने बाएं हाथों में लिया और छुरी को केवल एक ही बार उसके गले पर फेर दिया। खून की धार फूट पड़ी। कुछ बूंदें मास्टर जी के बाएं हाथ पर पड़ी, पर मास्टर जी ने मुर्गी को नहीं छोड़ा नहीं। मुर्गी का सिर तो अलग होकर उसके बूट के पास ही पड़ा था, लेकिन मास्टर जी बाएं हाथ से उसकी गर्दन की नली को नीचे की ओर दबाए रहे। सफ़ेद सी नली बाहर आने के लिए उछल रही थी, जिसे मास्टर जी अपने बाएं हाथ के अंगूठे से दबाए हुए थे। मुर्गी का सारा शरीर कांप रहा था। मास्टर जी जोर से नली को दबाए रहे और
कुछ ही देर के बाद मुर्गी का बदन स्थिर हो गया, यानी मुर्गी मर गई और खून से सने मुट्ठी पर पंख रणवीर के सामने पड़े रहे। मास्टर जी ने मुर्गी को एक ओर फेंक दिया और उठकर खड़े हो गए, यानी उसको रणवीर को बताया। बंदर से एक और मुर्गी ले आई, यानी अंदर से एक और मुर्गी ले आओ। उन्होंने गोरखा से कहा, यानी मास्टर जी ने गोरखा से कहा कि अंदर से और एक तुम मुर्गी लेकर आओ। तभी उन्होंने देखा कि रणवीर ने वही बैठे बैठे कई कर दी, यानी उल्टी कर दी, कई कर दी, यानी बैठे बैठे ही उल्टी कर दी है और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े बैठा हाँफ रहा है। मास्टर जी का मन हुआ कि एक थप्पड़ और रसीद कर दे, पर चुप खड़े रहे। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहने के बाद धीमी आवाज में बोले, एक और अवसर तुम्हें दिया जाता है। जो युवक एक मुर्गी को नहीं मार सकता वह शत्रु को कैसे मार सकता है, यानी जो युवक एक मुर्गी को नहीं मार सकता वह शत्रुओं पर कैसे वार कर सकता है। एक अवसर तुम्हें देता हूँ, यह मास्टर जी कहता है। थोड़ी देर तक हाँफते रहने के बाद रणवीर थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। पेट में जो अकुलाहट पैदा हुई थी वह धीरे धीरे शांत होने लगी। 5 मिनट तुम्हें और दिए जाते हैं, यानी 5 मिनट का समय दिया जाता है। इस बीच भी अगर तुम इसे नहीं काट पाए तो दीक्षा नहीं दी जाएगी रणवीर को, ऐसा वह कहते हैं। और मास्टर जी घूम कर कोटे, यानी कौन सा प्राणी न काटने पर रणवीर को दीक्षा दी जाती है, तो मुर्गा याद रखिए, मुर्गा नहीं मुर्गी। और मास्टर जी घूमकर कोठरी के अंदर गए। 5 मिनट बाद जब देवव्रत जी कोठरी से निकल आए तो एक मुर्गी दीवार के पास छटपटा रही थी, यानी 5 मिनट के बाद जब वो बाहर आए मास्टर जी, तो एक मुर्गी जो है दीवार के पास छटपटा रही थी, यानी रणवीर ने उसका कार्यक्रम किया था रही थी और खून के छींटे उड़ रहे थे। रणवीर अपना दायां हाथ घुटनों के बीच दबाए बैठा था, जिसे देखकर मास्टर जी समझ गए कि मुर्गी ने हाथ पर अ, मुर्गी ने हाथ पर चोंच मारी, यानी रणवीर के बाएं दाएं कौन से हाथ पर चोंच मारी थी मुर्गी ने? रणवीर ने अपना दायां हाथ, यानी दाएं हाथ पर मुर्गी ने चोंच मारी थी, याद रखिए मारी है। और रणवीर केवल उसे जख्मी कर पाया है और उसकी गर्दन पूरी तरह से काट नहीं पाया। रणवीर बड़ी कठिनाई से मुर्गी को दबोच पाया था और जैसे जैसे उसकी हिलती गर्दन पर ही छुरी चला दिया था और फिर खून निकलता देखकर ही रणवीर ने उसे छोड़ दिया। मुर्गी बार बार जमीन पर से उछल रही थी, एक एक गज ऊंची उछल रही थी और नीचे गिरने पर उसके पंख और भी बिखरे जाते थे। गर्दन से भी सीलते खून से भी जमीन पर एक और चीता पड़ जाता और मुर्गी फिर से उछलती और खून के छींटे उड़ने लगे थे। पर रणवीर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था, यानी रणवीर जो है परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था, पास हो गया था। उठो रणवीर, मास्टर ने कहा, यानी उठो रणवीर, मास्टर जी ने कहा। रणवीर को कौन सा प्राणी काटने पर दीक्षा मिलने वाली थी, याद रखिए पर्याय दिए जाएंगे। मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी और मुर्गा, याद रखिए मुर्गी, मुर्गा नहीं है मुर्गी। मुर्गी काटने पर रणवीर को दीक्षा मिलने वाली थी और पर्याय दिए जाएंगे मुर्गी, कबूतर, ऐसे अनेक पर्याय दिए जाएंगे। तो मुर्गी काटने पर रणवीर को दीक्षा मिलने वाली थी, याद रखिए। उठो रणवीर, मास्टर जी ने कहा, यानी रणवीर परीक्षा में पास हो चुका था, उत्तीर्ण हो चुका था। उठो रणवीर, मास्टर जी ने कहा और पास आने पर रणवीर के पीठ थपथपा दी। शाबाश, तुम में दृढ़ता है, यानी तुम में दृढ़ता है, संकल्प शांति है, भले ही हाथ में ताकत आदि नहीं है, तुम दीक्षा के अधिकार हो। कहते हुए मास्टर जी जमीन की ओर झुके और पत्थर को सील पर पड़े खून से अपनी उंगली भिगोकर रणवीर के माथे पर खून का टीका लगा दिया। यानी दीक्षा देते समय मास्टर जी ने रणवीर को कौन सा टीका लगाया, तो यहाँ पर सिंदूर का टीका लगाया या मिट्टी का टीका लगाया, खून का टीका लगाया, तो मुर्गी के खून का टीका लगाया, याद रखिए। रणवीर अभी भी बसुदा सा खड़ा था, यानी रणवीर अभी भी बेसुध सा खड़ा था, उसका सिर अभी भी चकरा रहा था, लेकिन अर्धव चेतन में भी मास्टर जी का वाक्य सुनकर उसे संतोष हुआ, यानी दीक्षा मिल गई है सुनकर उसको संतोष हुआ, यानी वह खुश हुआ।
अन्य सभी चीज़ों का प्रबंध कर लिया गया था, पर युवकों को तेल उबालने के लिए बड़ी कहाड़ी नहीं मिल रही थी। यानी युवकों को जो बड़ी कढ़ाई थी तेल उबालने के लिए नहीं मिल रही थी। खिड़की के दास पर 3 चाकू, 1 छुरा, यानी खिड़की के पास क्या, दरवाजे के पास क्या रखा था? 3 चाकू, 1 छुरा, एक छोटी-सी किरपान साथ-साथ जोड़कर रख दिए गए थे। कमरे के एक कोने में 10 लाठियाँ रखी थी। कितनी लाठियाँ कमरे के कोने में? 10 लाठियाँ थी, याद रखिए। जिसके सिर पर पीतल की मुट्ठी और नीचे मेखे गाड़ दी थी। मेखे यानी एक ऐसा कीला ही रहता है। दीवार के साथ एक के साथ एक 3 तीरकाम लटक रहे थे। बोधराज लेटकर बाण चला सकता था, यानी बोधराज जो है लेटकर बाण चला सकता था। शब्दवेदी बाण चला सकता था। शीशे के अक्स देखकर बाण चला सकता था, यानी बोधराज जो है वह क्या लेटकर बाण, बोधराज के पास कौन कौन सी शक्ति, कौन कौन सी कलाएँ थी? वह लेटकर बाण चला सकता था, शब्दवेदी बाण चला सकता था। उतना ही नहीं, वह शीशे में, यानी जो दर्पण होता है, दर्पण में देखकर बाण चला सकता था और लटकती रस्सी को निशाना बना सकता था। बाणों के सिर पर लगाने के लिए वह धातु की त्रिकोण नोकों बनवा लाया था और अपने साथियों के उसकी संभावनाएं बयान करता रहता था। इसकी नोक पर सिकियां रगड़ दे तो यह विष बाण बन जाएंगे। इसके आगे मुश्क मुश्क काफूर लगा दे तो अग्निबाण बन जाएगा। यहाँ चोट करेगा वही आग निकलने लगेगी। नीला तोता लगा दे तो बाण जहाँ लगेगा इससे जहरीला गैस निकलेगा, यानी कौन सा नीला रंग लगाए तो वह जहरीला गैस बाण से निकल जाएगा। धर्मदेव कहीं से खाली कारतूसों की पेटी उठा लाया था, यानी धर्मदेव देव जो है कहीं से खाली पड़ी हुई कारतूसों की पेटी उठा लाया था। उसे भी दीवार पर लटका दिया गया था ताकि सभी ओर से शास्त्रार्थ का आभास मिलता रहे। रणवीर ने कमरे के अंदर ही दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में शास्त्रागार शब्द लिख दिया था। पर वानप्रस्थ जी ने तेल के विषय में जो आदेश भेजा था उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता था। युवक संघ के सदस्यों में से किसी ने भी इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी जिसने पूरा कनस्तर तेल का उबाला जा सके। कितना बचा है देखते हैं। ये खंड हम 5वां यानी ये 6वां भी समाप्त होने वाला है, तो एक आज 6वां ही हम समाप्त करेंगे। 5, 6 दोनों, और वहाँ पर हम रुकेंगे। उसके आगे कल देखेंगे। कहाँ तक आए थे? किसी के पास उतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी कि जिस पर वह पूरा कनस्तर तेल का उबाल सके। यो तेल का कनस्तर मुहैया कर लिया गया था, जो एक और दीवार के साथ रखा था, जिसके लिए सभी युवकों ने 4-4 आने जमा किए थे। यानी कनस्तर लाने में युवकों में कितने कितने रुपए जमा किए थे? 4-4 आने, याद रखिए। और बाकी कुछ पैसे बांध के आधा करने का वचन देकर कनस्तर पंसारी की दुकान पर से उठा लाए थे। यानी कनस्तर कहाँ से लाया था? पंसारी की दुकान से। और कितने रुपए बच्चों ने जमा किए थे? 4-4 आने ही, 4-4 रुपए नहीं, 4-4 आने। तेल की कढ़ाई मंदिर से भी नहीं थी, जहाँ आए दिन सहभोज हुआ करते थे। सभी संगठन के नायक बोधराज को एक विचार सूझा, यानी सभी संगठन के नायक कौन थे? तो बोधराज जो था सभी संगठनों का नायक था। उसको एक विचार सूझा, कढ़ाई हलवाई की दुकान पर से ले जा सकती है, यानी कढ़ाई जो है हलवाई की दुकान से ले जा सकती है, पर उसकी दुकान पर ताला चढ़ा है। हलवाई रहता कहाँ पर है? नए मोहल्ले में रहता है। किसी ने उसका पर देखा है, घर देखा है। बोधराज ने सोए देखा था, लेकिन वह नायक की हैसियत से इस समय यह छोटा काम करने ऊपर नहीं लेना चाहता। तभी रणवीर ने आगे बढ़कर कहा, दुकान का ताला तोड़ दो। युवकों ने बदन में झुरझुरी हुई, परंतु सुझाव समझ के अनुरूप था। नायक कुछ देर तक छत की ओर ताकता हुआ रहा। गुट का संचालन बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ताला तोड़ते हुए
युवक पकड़ा नहीं जाना चाहिए। यानी गुट का काम, यानी संघ समूह का काम बड़ी गुट का संचालन, यानी किसी समूह का संचालन करना एक जिम्मेदारी का काम है, और ताला तोड़ते समय युवक पकड़ा न जाना चाहिए। किसी की नज़र पर उसकी नहीं पड़नी चाहिए। नायक कसम टीट की बाबू मस्तराम का बेटा था और स्थानीय कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। यानी मस्तराम जो था वह स्थानीय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, याद रखिए। मंडली में यही एक युवक था जो दो दो जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था। यानी दो जेबों वाली फौजी कमीज कौन पहनता था? तो मस्तराम यही जो था दो जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था, और वह कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, याद रखिए। हाँ, ताला तोड़ दो। अगर यह काम छिप कर करना होगा, कौन ताला तोड़ने जाएगा? यानी यदि वो छुप कर ताला तोड़ना है तो वो छुप कर काम कौन करने जाएगा? मैं जाऊंगा, रणवीर ने आगे बढ़कर कहा। यानी रणवीर आगे बढ़कर कहता है कि मैं ताला तोड़ने जाऊंगा। नायक ने रणवीर को सिर से पांव तक देखा और सिर हिला दिया। तुम्हारा कद छोटा है, ताला ऊपर को लगा होगा। यानी ताला ऊपर होगा और तुम्हारा कद ऊंचाई छोटी है, तुम्हारा हाथ भी नहीं पहुंचेगा। नहीं, ताला नीचे को लगा है, मैंने देखा है, मैंने कई बार देखा है। रणवीर बहुत बढ़ कर बात करता था। नायक को आग्रह था, पर लड़का चुस्ती भी था, बहुत तेज दौड़ता था, हर काम फुर्ती से करता था। हाँ, इसमें अनुशासन की कमी थी। यानी रणवीर में किसकी कमी थी? तो अनुशासन की कमी थी। नायक मन ही मन जानता था कि रणवीर जैसे भी होगा कहाड़ी से आएगा, लेकिन वह लापरवाही बरत करता है। कहीं कोई भूल भी कर सकता है, जिससे मंडली के नीचे खतरा पैदा हो सकता है। तुम और धर्मदेव दोनों जाओ। नायक ने अपना निर्णय दिया, लेकिन ध्यान रहे किसी को पता नहीं चल पाए कि तुम ताला तोड़कर कहाड़ी लाए हो। और उस वक्त जाओ जब सड़क खाली हो, और दोनों एक साथ नहीं जाओ, अलग अलग जाओ। दोनों एक साथ मत जाओ, अलग अलग जाओ, ऐसा कहते हैं। चौराहा पार करने पर ही नाले के पार बाई और हलवाई की दुकान थी। दुकान के पीछे ही रणवीर को कुछ हिलता हुआ नजर आया। यानी दुकान के पीछे ही कुछ हिलता हुआ नजर आया। उसे हलवाई की सफ़ेद पगड़ी नजर आई। तो इसका मतलब यह है कि हलवाई आ गए। यानी सफ़ेद लगता है कि पगड़ी हिलती हुई नजर आई, उसका मतलब यह हुआ कि हलवाई दुकान पर आया है और दुकान खोलने जा रहा है। पर हलवाई वहीं पर दुकान के पीछे डोल रहा था। क्या बात है, हलवाई वहाँ पर खड़ा क्या कर रहा है? क्या यह हलवाई हो या कोई और आदमी है? कोई म्लेच्छा उसकी दुकान लूटने तो नहीं आया? और रणवीर ने ध्यान से देखा, हलवाई था, अपनी दुकान का पिछला दरवाज़ा खोल रहा था। यानी हलवाई अपनी दुकान का पिछला दरवाज़ा खोल रहा था। सड़क खाली थी। इस समय सड़क यूं भी खाली रहती थी। कोई इक्का दुक्का खोजने वाला आ जाए तो आ जाए, या कभी इक्का दुक्का टांगा इसी सड़क पर केवल शाम के वक्त ही और रौनक होती है। दोनों युवक बारी बारी से सड़क पार गए। तुम उसे बातों में लगा लेना, मैं अंदर से कढ़ाई उठा लाऊंगा, रणवीर ने कहा। यानी रणवीर ने अपने साथी को कहा कि तुम उसको बातों में लगा लेना, मैं यहाँ से कढ़ाई उठा ले आऊँगा। मैं उससे कढ़ाई मांगूंगा, तू नहीं मांगेगा। यानी मैं उसको कढ़ाई मांगूंगा, तू नहीं मांगेगा। चल बे चल, बोने तू अपने को समझता क्या है? पीछे की ओर से दोनों युवक दुकान की ओर बढ़े। दुकान का दरवाज़ा खुला था, पर हलवाई बाहर नहीं खड़ा था, वह ज़रूर अंदर चला गया होगा। सड़क के किनारे रहते हुए भी दुकान के अंदर अंधेरा था। तेल और घी और मैल से कीचड़ तख्तों पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दुकान के अंदर से बासी समोसों की बू आ रही थी। रणवीर ने अंदर से झांककर देखा, क्या है? अंदर से आवाज़ आई, आज दुकान बंद है। यानी अंदर से आवाज़ आई कि आज जो है दुकान बंद है। दोनों युवक अंदर दाखिल हुए। एक और को हलवाई बंदे का टीन बोरी में उड़ेल रहा था। दरवाजे के बाहर सहसा किसी का चेहरा देखकर ठिठक गया। आओ आओ, हलवाई ने मुस्कुराकर कहा, आज कुछ नहीं बनाया, मैंने सोचा थोड़ी रसद निकाल कर पढ़ लेता हूँ। शहर की हवा अच्छी नहीं है। बेटा बेटा, तुम्हें भी घर बैठना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए। उठा लो
उठा लो वहाँ कढ़ाई। रणवीर ने धर्मदेव को हुक्म दिया, यानी रणवीर को धर्मदेव को हुक्म दिया कि उठाओ ये कढ़ाई। धर्मदेव पिछली दीवार के साथ लगी कढ़ाई की ओर बढ़ा। जाति की रक्षा के लिए कढ़ाई ले जा रही है। संकट समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी। बात हलवाई की समझ में नहीं आई, यानी बात जो है हलवाई की समझ में नहीं आई कि कढ़ाई किस लिए ली जा रही है। बात क्या है, कौन हो तुम, किस लिए कढ़ाई की ज़रूरत पड़ गई है? क्या कोई ब्याह शादी, यानी हलवाई कहते क्या कोई ब्याह शादी है? पर दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया, यानी दोनों ने जवाब नहीं दिया। बीच वाली कढ़ाई उठा लो, वह सामने रखी है। रणवीर ने फिर से कहा, ठहरो ठहरो, बताओ तो बात क्या है, किधर ले जा रहे हो कढ़ाई? बाद में पता चल जाएगा, उठाओ जो कढ़ाई, यानी वो कहते हैं कि बाद में पता चल जाएगा कि कढ़ाई किस लिए ले जा रही है, उठाओ कढ़ाई। वहाँ ऐसे भी कोई करता है? न पूछा न मांगा, अपने आप कढ़ाई उठा ली। पहले बताओ बात क्या है, यानी वो हलवाई कहता है कि पहले बताओ बात क्या है, कौन हो तुम? तभी रणवीर ने अपनी कुर्ते की जेब में से हाथ डाला और फिर चिल्लाकर बोला, तुम नहीं दोगे कढ़ाई? और वह उछाला। पेस्तरी इसके इसके कि हलवाई कुछ कहे उसके दाएं गाल पर खून की धार वह बह रही थी। एक बार उछलने के बाद रणवीर का हाथ फिर कुर्ते की जेब में चला गया था। हलवाई दोनों ओर से चेहरा कांपे पैरों के बल हाय हाय करता बैठ गया। खून की बूंदें बराबर गालों पर गिरने लगी थी, किसके, हलवाई के। तो ऐसे करते हुए यहाँ पर जो है यह समाप्त होता है छठा खंड, और यहाँ पर हम रुकते हैं। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।